सर्दियों में हमारी इतनी दर्दें जो पुरानी भी होती हैं वो निकल क्यों आती हैं? डिस्क है वो स्लिप होकर नस को गर्दन की को दबा देती है। पावर सप्लाई कम जाएगी तो वो दर्दें शुरू हो जाएंगी। छठिका पेन ये क्या होती है और इसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है? पेशेंट भी आते हैं जो उल्टा लेट के खाना खाते हैं। इतनी शदीद पेन होती है कि वो सीधे नहीं हो सकते। जरा से सर में दर्द हुआ, घंटा 2 घंटा बियर किया, नहीं बर्दाश्त हुआ, पैनाडोल ले ली। आंख के पीछे से दर्द शुरू होगी और पीछे तक जाएगी, जैसे किसी ने कोई छुरी मार दी हो। जब कैंसर होता है कुछ लोगों को बहुत अनबियरेबल पेन होती है। इतनी शदीद दर्द होती है कि लोगों को ये लगता है कि कोई बंदा मुझे खुद छुरी से मुझे ये काट रहा है। सर्दियों में होने वाली नई पुरानी दर्दें एक आम मसला है जो हर इंसान महसूस करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दर्दें कितनी किस्म की हैं और ये बॉडी के किस किस हिस्से में और क्यों होती हैं? शैटिका क्या है, इसके अर्ली सिम्टम्स कौन से हैं और ये किस तरह क्योरेबल हो सकता है? माइग्रेन कितनी किस्म का है और किस सिचुएशन पे ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है? तो ये सब जानेंगे आज हम डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी से। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पेन्स होती हैं। कभी हमारे घुटने में पेन होती है, कभी टांग में पेन होती है। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो पेन है इसकी कितनी टाइप्स हैं? पेन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती। दुनिया में हर चीज़ की मेजरमेंट है। आप ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, आप शुगर मेजर कर सकते हैं, आप यूरिक एसिड मेजर कर सकते हैं, किसी की पेन मेजर नहीं कर सकते। आज तक कोई ऐसा आला नहीं बना जो किसी की दर्द को मेजर कर सके कि इसको कितनी दर्द हो रही है। हम सिर्फ स्केल कर सकते हैं, भैया आपको 1 रुपये में से कितनी दर्द है। मुझे 1 रुपये में से मुझे 80 पैसे दर्द है, अब मुझे 40 पैसे आराम आ गए, बट यू कैन नॉट मेजर इट। बिल्कुल। इस तरह पेन को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो पेन जो एक्यूट होती है, एक वो पेन जो क्रॉनिक होती है। जो पेन 3 महीने से कम चले उसको हम एक्यूट कहते हैं, जो 3 महीने से ज़्यादा दर्द होती है उसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। अच्छा। ताकि इन दोनों के ट्रीटमेंट्स की मोडालिटी डिफरेंट होती जाती है, क्योंकि जितनी पुरानी पेन होगी उसको ट्रीट करना उतना मुश्किल होता जाएगा जब तक वो उसकी वजह मालूम नहीं करते। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पेन होती है और स्पेशली सर्दियों का इससे क्या लिंक है? जैसे अब सर्दियां हैं तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि सर्दियों में हमारी इतनी दर्दें जो पुरानी भी होती हैं वो निकल क्यों आती हैं? बहुत ज़्यादा हम पेन फील करते हैं सर्दियों में। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इसकी 2-3 वजूहत हैं। सबसे जो बड़ी वजह ये है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो ठंड की वजह से बैरोमेट्रिक प्रेशर एक चीज़ होती है, वो चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे ख़ास तौर पे जो जोड़ हैं, आपने देखा होगा कि सर्दियों में 2 किस्म की दर्दें ज़्यादा जागती हैं। एक जोड़ों की दर्दें और एक पट्ठों की दर्दें, और वो चाहे जवान है, चाहे वो कोई बुज़ुर्ग है, कुछ स्पोर्ट्समैन है या कोई प्लेयर है या कोई पुरानी चोट लगी है, ये तमाम चीज़ें सर्दियों में उठना शुरू हो जाती हैं। उसकी 2-3 वजूहत हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, उससे क्या होगा कि जोड़ों के अंदर अल्लाह की ज़ात ने एक लुब्रिकेशन मटेरियल बनाया है जो उन जोड़ों को चलाता है। मोबिलाइल समझ लें। सर्दियों में ठंड की वजह से वो जमना शुरू हो जाएगा। जब वो जमता है तो मूवमेंट मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हम सर्दियों में कहते हैं अपनी मूवमेंट को जारी रखें। नंबर 2, अल्लाह ताला की ज़ात ने एक कंजर्वेटिव मैकेनिज्म बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जब ज़रूरत पड़ती है कि हमारे खून की जो सारी सप्लाई है वो वाइटल ऑर्गन्स को चली जाती है। मसलन सर को सबसे पहले, हार्ट को उसके बाद, फिर जिगर को, फिर गुर्दों को, फिर फेफड़ों को। तो कम सप्लाई बचती है टांगों और बाजुओं के लिए, तो कि उसका गुजारा हो सकता है। लिहाजा जब ब्लड सप्लाई कम जाएगी, किसी जगह पे पेट्रोल ही नहीं प्रॉपर नहीं जाएगा, तो उस जगह पे दर्दें शुरू हो जाएंगी। इफेक्ट होगा, बिल्कुल। नंबर 3, जब हम इस मौसम में बाहर ठंड है या समझे फॉग है या बारिश है तो हम निकलना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये हो कि फिजिकल एक्टिविटी भी ख़त्म होगी, तो जो हिलने जुलने से एक्टिविटी होती थी वो भी ख़त्म होगी, वो भी दर्दें जगाती है। फिर नंबर 4, हम इस मौसम में खाने क्या खाने शुरू कर देते हैं, हर वो चीज़ जो नहीं खानी चाहिए, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, बोतलें, ये तमाम वो चीज़ें, ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, वो तमाम वो चीज़ें जो हमें नहीं लेनी चाहिए, वो हमारा वेट बढ़ा देती हैं। ये सारी चीज़ें मिल के एक पैकेज बनता है जिससे दर्दें बढ़ जाती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे आप वो बता दें कि सर्दियों में जो दर्दें बहुत आम हैं, जो मतलब हर एज ग्रुप में और हर इंसान को हो सकती हैं, वो कौन सी दर्दें होंगी? हर किस्म की, स्टार्टिंग फ्रॉम हेडेक, जिनको माइग्रेन है सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। फिर उसके बाद ये तमाम जोड़ों की दर्दें, चाहे वो कंधे का जोड़ है, घुटनों का जोड़ है,
बाकी जो हमारे हिप पेन्स हैं, एंकल की पेन्स हैं, रिस्ट की पेन्स हैं, तमाम दर्दें ज़्यादा होंगी। वजह वो आपको मैंने चेंज ऑफ प्रेशर वाली वजह बताई। फिर पट्ठों की दर्दें जो पुरानी, जैसे आपने ज़बरदस्त अभी बात की थी कि जो पुराने चोट लगी होती है उसकी भी वो भी दर्द उठ हो के जाती है, चल बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल वजह जाग उसकी यही जाती है, है। जब खून की मकदार कम होगी, एक्टिविटी कम होगी और फिर हम पानी कम पिएंगे, डिहाइड्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, तो उससे फिर ये दर्दें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और ये तमाम किस्म की दर्दों के मरीज़ हमारे पास आते हैं, सर से लेके पाँव तक। चलें एक-एक करके हम सारी दर्दों को डिस्कस भी करते हैं। सबसे पहले हम माइग्रेन से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि जो हेडेक होता है, हम तो इसको हेडेक कह रहे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो माइग्रेन भी हमें हो रहा होता है। और कितनी टाइप्स है इस माइग्रेन की और इसमें क्या-क्या सिम्पटम्स होती हैं? हर सर की दर्द माइग्रेन नहीं है। ठीक है। ये में डिफरेंस है, इसको महसूस करना है और समझाना है लोगों को कि जिसको सर में दर्द हो वो माइग्रेन नहीं है। नंबर हुँ, 2, हर सर की दर्द सादी भी नहीं हो सकती, हर कोई दर्द खतरनाक भी हो सकती है। ये ठीक 2-3 है। चीज़ें हैं, जैसे इसमें रेड फ्लैग्स हैं, हुँ, वो हुँ। हम शेयर करेंगे अभी कुछ अरसे में इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो माइग्रेन है ये 4 टू 6 टाइम्स फीमेल्स में ज़्यादा होती है। ये अच्छा। हार्मोनल इसकी वजह भी हो सकती है, एनवायरमेंटल भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है। मतलब मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी 6 साल की उम्र में माइग्रेन शुरू हो गई, हुँ। 6 इयर्स। वो इसलिए कि उसकी उनकी वालदा को थी, या वालदा को ओह! है। तो ये जेनेटिकली भी बिल्कुल आता है? जेनेटिक हो सकती है। और उसकी जेनेटिक की एक और आपको एग्जांपल ये होती है कि जिस जगह पे माँ को दर्द होती है एग्जैक्टली उसी जगह पे ये भी हो सकता है कि उसके बच्चे को भी वही दर्द होती हो। और ये ओह! अगेन इस बात की आपको श्योरिटी देती है कि ये वाकई कुछ जेनेटिक चीज़ है। तो हुँ, माँ को पता होता है कि मुझे यहाँ पे होती थी, कि हाँ मुझे भी यहाँ पे होती है। ये नहीं कि माँ को हुँ, देख के होती है, एक्चुअली उसको दर्द होती है। तो सो हुँ। ये जेनेटिक वजह भी हो सकती है। माइग्रेन की ना बहुत सारी किस्में होती हैं। मसलन एक तो हम उसको समझते हैं कि आधे सर की दर्द है, लेकिन माइग्रेन की आगे टाइप्स होती हैं। मसलन एक आधे सर की दर्द होती है, फिर एक स्ट्रेस हेडेक होती है, जिसको हम ये इस किस्म की हेडेक होती है। ये जैसे बैंड बांधा होता है ना, हुँ। इस तरह पट्टी की तरह दर्द होती है। ये उस दर्द का हिस्सा है जो टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कम सोने की वजह से या किसी वजह से भी ओवर एक्सर्शन में हो सकती है। ओके, इसके बाद एक क्लस्टर हेडेक होती है जो मेल्स में ज़्यादा होती है। ठीक वो है। आँख के पीछे से दर्द शुरू होगी और पीछे तक जाएगी, यानी इस आँख से लेके यहाँ जैसे तक। किसी ने कोई छुरी मार दी हो, लेकिन वो हुँ, इस एरिया में कन्फाइंड होती है। ये हुँ। क्लस्टर हेडेक होती और है, वो एक सिंगल आई में होगी या इसमें हो सकती है या इसमें हो सकती है? मोस्टली सिंगल में होती है। ठीक अच्छा, है। इसके बाद एक और हेडेक जिसको हम साइनस हेडेक कहते हैं। हुँ, ये इस जगह पे, ये जहाँ पे साइनसेस होते हैं, हुँ, यहाँ हुँ। पे या इधर सेंटर में, ये दर्द भी बड़ी शदीद लोगों को होती है। अब माइग्रेन जो है उसमें हम 3-4 हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं। मसलन एक माइग्रेन साइडों पे होएगी, एक फ्रंटल माइग्रेन होती है, एक ऑक्सीपिटल पीछे वाली साइड पे हो सकती है। और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको सिर्फ़ सर के एक हिस्से में, जिस तरह एक कॉइन होता है, उस जगह पे पेन होती है। और वो ओह! इतनी शदीद पेन होती है कि लोग जाके दीवारों को टकरे मारते हैं। और डैम! ये पेन की दूसरी चीज़ ये होती है कि मेरे पास एक पेशेंट स्वात से आती थी, उनको हर 6 घंटे बाद 35 मिनट के लिए दर्द होती थी। और और ये कंसेक्टिवली होता था कि हर बिल्कुल 6 उसके घंटे के बाद उसके एग्ज़ैक्ट मियाँ को 35 पता मिनट? होता था, जैसे आप अभी बैठी हैं, आराम से बातें कर रही हैं, उसको पता होता था कि डॉक्टर साहब 1 मिनट रह गया, 30 सेकंड रह गए। और जैसे ही वो 6 घंटे पूरे होते थे, उसको दर्द और इतनी वो शदीद होती कि वो चीखें मारनी शुरू कर देती। ओह! उसके बाद जब 34 मिनट्स होते थे, तो उसका मियाँ कहता है कि डॉक्टर साहब अब 1 मिनट रह गया है, अब 30 सेकंड रह गए। जैसे 35 मिनट्स पूरे हुए, वो बिल्कुल ऐसे बैठ जाती थी जैसे आप बैठी हैं। सो ये हुँ। माइग्रेन इतनी वेरिड चीज़ है कि आपको यकीन ही नहीं आता कि इस किस्म की भी दर्दें हो सकती हैं, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये दर्दें कितनी शदीद हो सकती हैं। हम ट्रीट करते हैं भी, अगला पार्ट से लोगों को डराई ना जाएँ, ये भी बताएँ कि ये ट्रीटेबल है। हुँ। बस हमारे पास लोग आते हैं, हम इनको ट्रीट करते हैं, इसमें ना कोई सर्जरी की ज़रूरत है, ना कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत है। हम एक लेटेस्ट एक ओज़ोन थेरेपी होती है, उसमें ऑक्सीजन होती है, उसको स्किन में लगाते हैं, बस दैट्स इट। तो ठीक आज है। भी मैं पेशेंट जो ट्रीट करके आया, वो 8 साल का बच्चा है। ही इज़ हुँ। माशाल्लाह फ़ाइन। उसने कहा जी मेरी वीडियो बनाएँ, मुझे दिखाएँ लोगों को कि मैं ठीक हूँ। सो ये जितनी भी दर्दें मैं आपको बताऊँगा, ये ट्रीटेबल हैं, ये काबिल इलाज हैं। सिर्फ़ इनको पकड़ा जल्दी जाए, नंबर 2 डायग्नोसिस प्रॉपर हो, कि हुँ। किसी ऐसे बंदे के पास जाएँ जिनको डायग्नोज़ कर सके। यानी जो दर्दों की अक्सरियत है, ये ट्रीटेबल है, बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी सर्जरी के, बगैर लंबी-चौड़ी दवाइयों के। हम अगर इसको पॉइंट टाइम पे डायग्नोज़ कर लें और ये देख लें कि दर्द का सोर्स क्या है, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं।
वाओ! वेरी नाइस। और ये तो मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो न्यू थी। तो इसमें मैं आपसे ये पूछूँगी कि जैसे अभी आपने एक अपनी पेशेंट का बताया कि भई वो 35 मिनट्स की उसको दर्द होती थी और हर 6 घंटे के बाद होती थी। तो उस 35 मिनट्स में आप क्या करते थे कि वो ठीक हो जाती थी? देखिए, हमें उस 35 मिनट से पहले कुछ करना है, ठीक है। ताकि उसको वो दर्द ना हो। क्योंकि हुँ। जब एक पेन एक दफ़ा ट्रिगर हो जाती है, फिर उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप उसको पेन हुँ। किलर्स लगा सकते हैं, आप उसको दवाइयाँ दे सकते हैं, आप उसको ड्रिप्स लगा सकते हैं पेन मैनेजमेंट की मुख्तलिफ़ किस्म की। लेकिन हमारा काम ये है कि उस दर्द को ट्रिगर नहीं होना चाहिए। हम क्या काम कर सकते हैं? नंबर 1, अगर वो ट्रिगर हो तो 35 मिनट की बजाय 5 मिनट में ख़त्म हो जाए। हुँ। नंबर 2, अगर वो पेन हो ही रही है तो उसकी शिद्दत वो वाली ना हो कि वो दीवारों को नॉर्मल हो टक्करें जाए। मारनी शुरू कर दे। हुँ। तो जब जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसका मेन एम तो पहला होता है कि दर्द ख़त्म हो जाए। हुँ। दूसरा एम ये होता है कि उसकी जो शिद्दत है वो कम हो जाए। तीसरा ये एम होता है कि दर्द की ड्यूरेशन कम हो जाए। चौथा एम ये होता है कि 2 दर्दों के दरमियान जो वक़्फ़ा है वो बढ़ जाए। तो ये जैसे आपने मुझे माइग्रेन की डिफरेंट टाइप्स बताई हैं कि एक साइनस होता है, एक आपको हाफ सर में होता है और मेल में एक जो आँख से जाती है। तो इसकी भी कोई थेरेपीज़ या ट्रीटमेंट या मेडिसिन डिफरेंट होती है कि मैंने अक्सर वीडियोज़ में देखा है सोशल मीडिया पे कि कुछ आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर आप एग्ज़ैक्ट लाइक अगर आपको हाफ सर का दर्द है तो वो प्रेशर पॉइंट अगर आप प्रेस करेंगे तो उससे भी आपका दर्द ठीक हो जाता है। तो इस बात में रियलिटी है? जी हाँ, हम उनको ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। हुँ। ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। हुँ। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि मैं जैसे बीइंग ए मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब हुँ। जैसे बेशुमार ख़वातीन मेरे पास आती हैं जिनको अपर बैक में पेन होती है, हुँ। यानी सर के नीचे और दोनों कंधों के दरमियान। दरमियान। अच्छा, इस दर्द को हम फाइब्रोमियल्जिया कहते हैं। ठीक है। मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि हमारे पास जितनी ख़वातीन आती हैं, वो इस दर्द का शिकार हैं, बेशुमार। हुँ। और ना ये किसी अल्ट्रासाउंड में आती है, ना ये सीटी स्कैन में आती है, ना ये एमआरआई में आती है और ना ये किसी ब्लड के टेस्ट में आती है। हुँ। अब घर वाले भी उन बेचारियों का इलाज करा-करा के तंग आ जाते हैं और आखिर में उनको स्टिग्मा ये लगाते हैं कि ये ड्रामे कर दिए, इन्हें कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे लेकिन मैं उन होता है। तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, उन लोगों को जो इनको ये बातें बनाते हैं कि जी आप ये ड्रामे कर दिए, वो ड्रामे नहीं करती। वाक़ई पेन्स होती हैं, दे आर वेरी सीवियर पेन्स, जो काम करने नहीं देती, जो बंदे का मिज़ाज ठीक रहने देती, जो आपसे बेचारी हर वक़्त लड़ती रहती है, गुस्से में रहती है, देयर इज़ रीज़न। हुँ। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? वी बीइंग पार्ट ऑफ द रेडियोलॉजी, हमारे पास स्पेशल प्रोब्स होते हैं, जैसे हम उन ट्रिगर पॉइंट्स को डायग्नोज़ कर सकते हैं कि भई ये ट्रिगर पॉइंट है यहाँ पे। उसमें हम क्या करते हैं कि जिस नीडल से इंसुलिन लगती, इतनी सी सुई होती है, हुँ। उसको ट्रिगर पॉइंट के ऊपर हम वो ऑक्सीजन, ओज़ोन लगाते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं। जब ट्रिगर पॉइंट से पेन ट्रिगर होना बंद हो जाएगी तो दर्द ठीक हो जाएगी। आज भी मेरे हुँ। एक पेशेंट, उनका फ़ोन मैसेज आया, वो मेरे एक दोस्त कार्डियक सर्जन है, उनकी वाइफ़ है। तो हमने उनका ट्रिगर पॉइंट सिर्फ ट्रीटमेंट किया और उसका तो पता भी नहीं चलता। अब माशाल्लाह शी इज़ बेटर नाउ। सो हुँ। बेशुमार लोग आते हैं, उसको प्रॉपर, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा बीइंग ए पेइंग फिज़िशियन, हमारा काम ये है, हमने उस चीज़ को डायग्नोज़ करना है और उसको फिर ट्रीट करना है। तो अगर डायग्नोसिस हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और ये जो दर्द है, जो कहते थे ड्रामे करती है, ये ट्रीटेबल है और ये वाक़ई दर्द है। तो सर ऐसा नहीं कुछ हो सकता कि एक दफ़ा मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे किसी किस्म का पेन होता है, मैं एक दफ़ा आपके पास आ गई और मैंने कहा जी मुझे ये मसला है, आपने मुझे बता दिया कि ये आपका ट्रिगर पॉइंट है, ये हमने एक दफ़ा तो कर दिया। अब कोई ऐसा वे है कि घर बैठ के मुझे खुद से पता चल जाए कि भई मुझे ये पेन हो रही है और मुझे ये करना है, कि घर में कोई रेमेडी या घर में किसी तरह हम खुद को ट्रीट नहीं कर सकते, हर दफ़ा हम डॉक्टर पे ना आना चाहें? जी, हम ये लोगों को बता के भेजते हैं हुँ। कि ये अगर इस किस्म की दर्द हो जाए तो आप इसको इस तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करते हैं, सपोज़ ये वाली दवाई आप खा के देख लें, ठंडा मसाज करके देख लें, थोड़ा-सा जो रब करके देख लें, पानी की मिकदार ज़्यादा करके देख लें, ये करके देख लें एज़ पर देयर कंडीशन। हुँ। लेकिन अगर आपको इससे फ़र्क ना पड़े, तो इसके बाद फिर अपनी डॉक्टरी ना करें, फिर हुँ। किसी ट्रेन्ड बंदे को दिखा दें। लिहाज़ा हुँ। हम हर एक को ये बता के भेजते हैं, अगर आपको दर्द शुरू होने वाली तो आपको ये करना चाहिए, या दर्द से बचने के लिए आपको ये करना चाहिए। हुँ। ये पार्ट ऑफ हमारी जॉब है, हम बता के भेजते हैं ये करना चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है। और अगर इसी में मैं आपसे पूछूं कि जैसे ये माइग्रेन की आपने इतनी टाइप्स बताई हैं, अब लेट्स सपोज किसी को साइनस है तो वो घर में क्या कर सकता है? अगर किसी को पता है कि भी मेरे इन पार्ट्स में पेन होती है और हर कुछ दिन के बाद लाइक हफ्ते में 2 दफ़ा तो ये ज़रूर ट्रिगर करेगी, तो उस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? तो ये जो दर्दों वाले पेशेंट्स होते हैं ना हमारे, एक बात याद रखिएगा, इनमें से अक्सरियत को पता होता है कि मेरी दर्द ट्रिगर किस चीज़ से होती है। हाँ। सपोज़ बेशुमार लोगों को ये पता होता है, अगर मैं पूरा ऊपर नींद ना लूँ, अगर मैं ठंड में चला जाऊँ, अगर मैं ज़्यादा थक जाऊँ, अगर मैं ज़्यादा गुस्सा कर लूँ, अगर मैं ज़्यादा देर मोबाइल फ़ोन देख लूँ, अगर मैं किसी ऐसी जगह पे चला जाऊँ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्मेल है,
नया पेंट हुआ हुआ है, पेट्रोल पंप है तो या फिर सर में मिट्टी का, दर्द तो उसको पता होता है कि मेरी दर्द यहाँ से शुरू हो जाती है। स्टार्ट हो जाएगी, एक तो बिल्कुल। उसको अवॉइड करें, देखें ना, एक तो जानबूझ के अगर पता है फिर आप वो नहीं कर रहे तो फिर तो उसका कोई इलाज भी नहीं है। तो अगर उसको पता है कि मेरी दर्द फलां चीज़ से ठीक हो सकती है, वो ज़रूर करें। मसलन मैं जितने मेरे पास माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि जब आपको महसूस हो, जैसे अभी आप एक ड्यूरिंग एक कन्वर्सेशन है, अगर इसमें दर्द शुरू होगी तो फिर क्या करना चाहिए? आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए उठ के किसी खामोश कमरे में चली जाऊँ जहाँ पे शोर ना हो, टीवी लगा ना हो, लोग बातें ना कर रहे हों, लाइट कम कर दी जाए, कमरा थोड़ा सा ठंडा कर दिया जाए, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। सो आप रेमेडी ले सकते हैं। अच्छा, फिर अक्सर लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस पता चल जाता है कि मैं ये दवाई अगर खा लूँ तो मेरी दर्द बढ़ने से रुक जाएगी या मुझे नहीं होगी। तो वो दवाई आपके पास हर वक्त होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी वक्त आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप वो टैबलेट लेके अपनी जान बचा सकें और अपने आप को उस शिद्दत से और उस मुश्किल से महफूज कर सकें। सर, डोंट यू थिंक कि इससे बहुत सारे हमारे लोगों को, बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जहाँ पे ये कहते हैं, पेरेंट्स भी इवन बच्चों को कह रहे होते हैं दवाई मत खाना, एडिक्शन हो जाएगी। सर दर्द हो रही है तो थोड़ा बियर कर लिया करो, दवाई मत खाना, दवाई की आदत डालोगी फिर तुम्हें उसके बगैर सुकून नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? एडिक्शन के अलावा जो हमारे पास जो बेहतरीन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो कहते हैं दवाई लग जाएगी आपको। लग जाएगी, वही हाँ, आदत हो वो जाएगी। दवाई लग जाएगी आपको। बिल्कुल। लेकिन देखिए ये चंद एक ना मिसकंसेप्शंस हैं। मसलन अगर कोई कहते हैं जी अगर आपको ब्लड प्रेशर की तुमने दवाई खा ली तो तुम्हें दवाई लग हाँ, जाएगी, बिल्कुल, तुमने शुगर की दवाई खा ली तो तुम्हें दवाई लग जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। खुदा ना खास्ता किसी को ब्लड प्रेशर की वजह से कोई फालिज का अटैक हो गया, ब्लड हुँ, प्रेशर की वजह से कोई और नुकसान हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो हुँ, दवाई लगा नहीं करती। अगर उस चीज़ को ठीक करिए, मसलन अगर किसी को ओवरवेट होने की वजह से ब्लड प्रेशर है, जैसे ही उसका वज़न कम होगा, उसकी फ़िटनेस बेहतर होगी, तो दवाई कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। सो हुँ, ये चीज़ें हमें ये देखनी होती है कि अगर बंदा जिसको सपोज़ जिसको डायबिटीज़ है, जिसको शुगर है, अगर उसको अपने शुगर को कंट्रोल कर लेता है, एक्सरसाइज़ कर लेता है, वॉक कर लेता है, वेट कंट्रोल कर लेता है, तो ये भी ज़रूरी है। लोगों की इंसुलिन भी ख़त्म होगी, ज़रूरी तो नहीं एक दफ़ा लग गई तो ख़त्म होगी। हुँ, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ डायबिटीज़ कौन-सी है। हुँ, कुछ फैमिली में शुगर होती है, वो जो मर्ज़ी करते रहें, वो आपको दवाई खानी ही खानी है। हुँ। लिहाज़ा लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें वो कंट्रोलेबल हैं, जो कंट्रोल हो सकती हैं, उनको हमें करना चाहिए और हमें बीइंग ए फिज़िशियन डॉक्टर उनको गाइड करना चाहिए कि अगर आप ये करें, ये भी मुमकिन है कि आपकी दवाई ये छूट जाए। सर, इसमें अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जैसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन बता रहे हैं, इसी तरह मेरे एक जानने वाली बंदी है, उसको हर हफ्ते में ना कोई 3 दिन तो सर में दर्द होता है। दिखाया उसने किसी को भी नहीं है, बस सर में दर्द होता है, पैनाडॉल ले लेती है। ज़रा सा सर में दर्द हुआ है, घंटा 2 घंटा बियर किया, नहीं बर्दाश्त हुआ, पैनाडॉल ले ली। तो क्या ये एक अच्छी हैबिट है कि भई आपके सर में दर्द हो रहा है, पैनाडॉल ले लो, वक़्ती तौर पे आपको रिलीफ़ मिल जाता है और उसके बाद वो बस अगले दिन से फिर वही सेम एक्ट? जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू शुरू की थी कि हर दर्द जो है वो हेडेक और हर दर्द माइग्रेन नहीं होती। हुँ। चंद एक रेड फ्लैग्स याद रखें, ये ज़िंदगी में सबको पता होने चाहिए। मसलन सर दर्द हुई, पैनाडॉल ली, ठीक हो गई, फिर दर्द हुई, फिर पैनाडॉल ली, फिर ठीक हो गई। एक वक़्त आएगा जब पैनाडॉल का असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये दर्द कोई और भी हो सकती है, हुँ। नंबर 1। नंबर 2, दर्द के साथ बुखार हो गया है। आम हेडेक के साथ या माइग्रेन के साथ बुखार नहीं होता। हाँ। नंबर 3, गर्दन के पट्टे खींचने शुरू हो गए हैं, कि ये आम रूटीन में नहीं होता। हुँ। नंबर 4, हेडेक के साथ वॉमिटिंग शुरू हो गई है। आम माइग्रेन में आम तौर के ऊपर हर दफ़ा ये नहीं होता और वो वॉमिटिंग की नौयत भी डिफरेंट होती है। माइग्रेन हुँ। लोगों को वॉमिटिंग होती है लेकिन ये थोड़ी नौयत भी डिफरेंट, उनको समझ आ जाएगी, ये वो वाली नहीं है। हुँ। और सबसे आखिर में ख़ास तौर पे अगर किसी को सर दर्द के दौरान कोई दौरा पड़ गया है, फिट पड़ गया है, ये नॉर्मल बात नहीं है। बिल्कुल वो ऐसे है। ब्रेन में ट्यूमर भी हो सकता है, वो ब्रेन के अंदर कोई शरेआन भी फट सकती है, वो ब्रेन के अंदर कोई और मसला भी हो सकता है। लिहाज़ा यहाँ पे आपको ज़रूर किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनको कंसल्ट करना चाहिए। रही आपकी दोस्त की बात, वो पैनाडॉल ले रही हैं तो उनको ये पता नहीं लग रहा कि वही पैनाडॉल उनके मैदे को नुकसान भी दे सकती है, उनके गुर्दों को नुकसान भी दे सकती है। तो उनको हुँ। ज़रूर किसी को दिखाना चाहिए। हो सकता है अगर वो डायग्नोज़ हो जाएँ तो उनको ये पैनाडॉल लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। सर, इसमें एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि ये जैसे आपने बताया कि सर दर्द की वजह से वॉमिट हुई और वॉमिट होने के बाद उसको फिट्स आना स्टार्ट हो गए। तो ये कौन-सी? ये जो जब फिट आना शुरू हो जाए, बुखार हो जाए, वॉमिटिंग शुरू हो जाए, सर चक्कर आने शुरू हो जाए, ये किसी ट्यूमर की निशानी भी हो सकती है। ट्यूमर्स भी हुँ। इसी तरह ही प्रेज़ेंट करते हैं जो ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं। तो हर उसमें भी प्रेज़ेंटेशन पहली तो दर्द ही होगी ना, कि दर्द के साथ ये चीज़ें शुरू हो जाती थोड़ी-थोड़ी करके बढ़ना शुरू हो जाती हैं।
सो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि ज़रूर घर में जो दवाइयाँ पड़ी हैं वो खाएँ, ज़रूर घर के टोटके इस्तेमाल करें, जो भी आपको बताया जाता है वो करें, लेकिन एक हद से ज़्यादा आपको पता लग जाए अब मेरे से ये कंट्रोल नहीं हो रही, ज़्यादा हो रही है या मुझे कोई और मसले शुरू हो गए हैं, तो वो ज़्यादा जितना आप उसको लटकाते जाएँगे, उस डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करना मुश्किल होता जाएगा और उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट और मुश्किल होता जाएगा। तो प्रॉपर बिल्कुल ज़रूर ठीक किसी है। बंदे से राय ले लेनी चाहिए। अब हम उस ऑडियंस की बात कर लेते हैं जो बहुत अरसे से सेम पेन बियर कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर तक नहीं आते हैं। वो कहते हैं नहीं जी ये दर्द ही है ना, थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? एक हद तक वो तो बर्दाश्त कर सकेंगे। लेकिन वो देखिए पहले 1 गोली थी, फिर 1 की 2 हुई, 2 की 3 हुई, 2 3 की 4 हुई। अल्टीमेटली फिर उनको और मसले शुरू हो जाएँगे। हुँ, उनकी मैदे से लेके, गुर्दों से लेके जिगर तक हर चीज़ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। हुँ, तो मशवरा यही है कि आप 1 गोली तक महदूद रहें। आप खा के देखें, अगर आपको महसूस हो कि मुझे आराम नहीं आ रहा, तो करीबी डॉक्टर के पास चले जाएँ, मत किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। जो भी आपके मोहल्ले के डॉक्टर हैं, उनसे जाके टेस्ट करा लें, एक दफ़ा चेक तो कराएँ कि मसला क्या है। तो हुँ, ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हर दर्द के लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़े। लेकिन हुँ, अगर डायग्नोज़ बाज़ लोगों को सिर्फ़ इसलिए दर्द हो रही होती है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो अगर हुँ। आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेंगे तो दर्द खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो दर्द की सोर्स का पता होना ज़रूरी है। अगर सोर्स कंट्रोल हो जाएगा तो दवाइयों की तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस की वजह से दर्द स्टार्ट हो जाता है। वो ज़रा-सा स्ट्रेस लेते हैं, वो उनका तो मीटर ही जो है ना वो शॉर्ट हो जाता है, घूम जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाएँगी, आँखें उनकी फेस से लग रहा होगा इनको कोई प्रॉब्लम है, फेस स्ट्रेच हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए एंड देन उसकी पेन रिलीफ़ के लिए क्या करना चाहिए? स्ट्रेस मैनेजमेंट तो पर्सनैलिटी टाइप है ना, बाज़ लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ी-सी अच्छी है, अगर आप वॉक कर लेते हैं, अगर आप चल फिर लेते हैं और आपकी पानी की मिकदार, ये देखिए पानी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हुँ, पानी की मिकदार अगर आपकी ठीक है, हेल्थ ओवरऑल बेहतर है, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट खुद ब खुद हो जाती है। हुँ, ख़ास तौर पे वो जो लोग सोशल हैं, जो हुँ, लोग लोगों से मिलते हैं, सोशल से मुराद सोशल मीडिया नहीं है, हुँ, सोशल से मुराद लोग हैं, जिनके दोस्त अच्छे हैं, जिनकी फ्रेंड्स अच्छी हैं, जिनकी फैमिली में उनको थोड़ी-सी सपोर्ट मिल जाती है, ये दर्दें ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी को खुद से स्ट्रेस बर्दाश्त करने का शौक है या आदत है, तो वो तो जब तक खुद कुछ नहीं करेगा, बाकी तो कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हमने सर की तो बात कर ली, अब थोड़ा उससे नीचे आ जाते हैं, तो ये शोल्डर्स में भी बड़ी पेन होती है। इसमें तो मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताऊँ तो कुछ टाइम के लिए मैं ज़्यादा टाइम घर नहीं बैठ सकती। मैं अगर घर बैठती हूँ, घर में मेरे वो इतनी एक्टिविटी नहीं होती, घर के काम वगैरह मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो उसकी वजह से ऐसा टाइम आया था कि मेरे शोल्डर्स दोनों फ्रीज़ हो गए थे। इवन मैं जब सो के भी उठती थी, अच्छी मैं नींद पूरी करती थी, लेकिन जब मैं उठती थी उसके बाद मुझसे ये बाजू इतना सा भी ऊपर नहीं होता था कि इतनी पेन होती थी, मेरे पीछे सारे ये स्ट्रेच हो गए थे शोल्डर्स जो है। तो ये कौन-सी पेन है? मेरे पास बेशुमार मरीज़ आते हैं शोल्डर पेन के साथ, जो हमें अपना डायग्नोसिस ये सुनाते हैं कि मेरा जी फ्रोज़न शोल्डर हो गया। हुँ, अब ये बात याद रखने की है तमाम लोगों के लिए कि हर शोल्डर की दर्द फ्रोज़न शोल्डर नहीं होता। हुँ, तो फ्रोज़न शोल्डर का इलाज, अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है ही नहीं है, तो आप फिर जितना मर्ज़ी इलाज कराते रहेंगे उसका फ़र्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। इसलिए कि वो फ्रोज़न शोल्डर ही नहीं है, इसको प्रॉपर डायग्नोज़ करना ज़रूरी है कि फ्रोज़न शोल्डर है कि नहीं है। अब अगला आप सवाल ये पूछेंगे कि कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल, ये फ्रोज़न शोल्डर है कि कोई बिल्कुल, और चीज़ है। बिल्कुल। अल्लाह ने बेसिकली जो शोल्डर है उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाया है। बॉल एंड सॉकेट का मतलब ये होता है कि एक बॉल है, उसके ऊपर बिल्कुल, एक सॉकेट बनी हुई है। सॉकेट बनी इसमें हुई, ये मूव करता है मूव करता है, और इसके एग्ज़ैक्टली। अंदर एक लुब्रिकेशन मटेरियल होता है, जैसे मैंने पहले कहा था सर्दियों में ये जमना शुरू हो जाता है। हुँ, तो बाज़ औक़ात इसकी झिल्ली में सोज़िश हो जाती है। हुँ, अब हम जो शोल्डर पेन के जो पेशेंट्स हैं उनको हम 3-4 सवाल पूछते हैं, जो हुँ, तमाम हमारे सुनने देखने वालों को भी सोचने चाहिए कि वो सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। मसलन जो फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट होगा, वो अपनी कंघी नहीं कर सकेगा। हुँ, लेकिन जब अपनी कंघी कर सकते हैं, वो कहेंगे जी मेरा हाथ यहाँ से ऊपर नहीं जाता। नहीं उससे जाता, कहेंगे जनाब क्या आप अपने कमर पे साबुन लगा सकते हैं? वो कहेंगे जी मेरा हाथ यहाँ से ऊपर ऊपर नहीं नहीं जाता। जाता, बिल्कुल। क्या आप कपड़े चेंज कर सकते हैं? वो कहेंगे नहीं जी मेरा हाथ इस तरह सीधा नहीं होता। क्या आप पिछली जेब में से वॉलेट निकाल सकते हैं, चाहे वो मर्द है या ख़वातीन है, कि आपका हाथ पीछे जाता है? उनका हाथ नहीं जाएगा। और आखिरी सवाल कि क्या आप उस साइड पे सो सकते हैं जहाँ पे आपको दर्द हो रही है? तो आम तौर के ऊपर वो लोग उस साइड पे नहीं सो सो भी नहीं सकते। सकते, ओह तो ये नाइस! तमाम रेगुलर किस्म के सवाल पूछ के हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा ये
शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है कि नहीं। हम्म अच्छा, इसके अलावा शोल्डर की एक और पेन होती है जिसमें उसको हम ये टेंडनाइटिस कहते हैं, यानी ये शोल्डर के बाहर ये मसल्स होते हैं, इसका हम रोटेटर को कहते हैं, ये जगह हम्म ये सबसे ज़्यादा इंजर होती है। ख़ास तौर पे वो लोग जो स्पोर्ट्स करते हैं, वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग जो किसी भी किस्म की कोई गेम करते हैं, वो लोग जो यंग हैं, आप हम्म जैसी एज के लोग हैं, जिनको मुख्तलिफ किस्म की मसल पेन्स होती हैं, जॉइंट पेन्स नहीं होती, मसल पेन्स होती हैं, हम्म उसको हम डायग्नोज करते हैं, हम हम्म उनका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, हमें एक एक टेंडन का पता चल जाता है। मसलन सोचने की बात ये है कि अगर किसी के एक टेंडन में पेन है, एक मसल में पेन है, शोल्डर में अगर सपोज 20 मसल्स हैं, उसमें से एक मसल में पेन है, तो हम उस एक मसल को डायग्नोज कर सकते हैं। वाओ तो बजाय इसके कि आप एक शोल्डर के अंदर इतना बड़ा स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाएं, क्या ये बेहतर नहीं कि आप उस एक मसल को डायग्नोज करें और सिर्फ उस मसल के ऊपर एक इंसुलिन वाली नीडल से उसको ट्रीट कर दें, तो हम्म बाकी चीज़ को ट्रीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने मेल दोस्तों को मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरी मोटरसाइकिल या मेरी गाड़ी के अंदर एक प्लग ख़राब है, तो बेहतर नहीं कि आप उस प्लग को चेंज कर दें, बजाय इसके कि आप बजाय उसका के इंजन ही खोल दें उसका। बिल्कुल 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 तो हमारा काम ये है कि वी नीड टू फाइंड दैट प्लग, हमें वो मसल को डायग्नोज करना है और सिर्फ उस एक मसल को ट्रीट करना है। यही काम हम घुटनों में भी कर सकते हैं, यही काम हम हिप में भी कर सकते हैं, यही हम्म काम हमारे पास जो कॉक्सीडेनिया के यानी वो दुमची की दर्द वाले लोग आते हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। ये दुमची की दर्द कौन सी होती है? ये दर्द वो होती है जहाँ पे हम बैठते हैं ना, वो बिल्कुल कॉर्ड की टिप होती है, बोन की, हम्म स्पाइनल कॉर्ड की, उसको बैठा नहीं जाता, यानी जैसे आप हम्म बैठे हो ना, ऐसे बैठ नहीं ज्यादा सकते, टाइम एक जगह पे बैठ नहीं बैठ ही सकते, नहीं सकते। ट्रैवल नहीं कर इतनी सकते। शदीद पेन होती है कि ना वो सीट पे, ना वो बेंच पे, ना वो मोटर बाइक पे, ना वो गाड़ी पे, वो बैठ ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते बिल्कुल कि नहीं बैठ ज्यादा सकते, टाइम नहीं बैठ सकते? बिल्कुल नहीं बैठ सकते। और ये अल्टीमेटली यंग एज में भी हो यंग सकता एज में भी होती है? है, इतनी शदीद पेन होती है कि लोग उनके साथ वो खड़े होकर अपने सारा टाइम गुजार देते हैं। ओहो और उसमें सिर्फ उसको डायग्नोज करना ज़रूरी है, और उसके अंदर भी एक छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं, या उसको ट्रीट करते हैं, या उसकी एक्सरसाइज बताते हैं कि इस तरीके से ट्रीटेबल है। हम सिर्फ बताने का मकसद ये कि जो दर्द मैं आपको बताता हूँ वो 90% से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटेबल है विद मिनिमल इन्वे, यानी उसके अंदर हमको ज़्यादा लंबे चौड़े ऑपरेशन, बेहोश, हम्म सुन, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको प्रॉपर ये जानने की ज़रूरत है कि मुझे मतलब जाना ऑडियंस किसके को पास है। अवेयरनेस होनी चाहिए कि जी, अगर पेन जी, है, किसी भी किस्म की पेन हाँ। है, तो आपने आना किधर है, किस डॉक्टर को अप्रोच करना है और किस तरह उसको आपने अपनी। बर्दाश्त नहीं करें, उसको उसके बाद बिल्कुल। किसी के पास जाएँ, ये मत सोचें कि ये ट्रीटेबल नहीं है, अल्लाह ने हर चीज़ का इलाज बना दिया है या बन जाएगा। तो ये हम्म ट्रीटेबल है और ये ट्रीटमेंट कोई महँगा भी नहीं है, और इसके अलावा कोई सर्जरी की, ऑपरेशन की, बेहोश करने की, काटने की, टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब वही क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ कि आपने कहा कि वो फ्रोज़न हुँ, हुँ। शोल्डर्स नहीं थे। हुँ, हुँ। ठीक है, नहीं थे और मुझे ऐसे कोई सिम्पटम्स नहीं थे कि मैं कंघी नहीं हुँ, कर सकती हुँ, या कुछ भी। हुँ। हाँ, मेरी पेन ज़रूर होती थी, मुझे प्रॉब्लम बहुत होता था ऊपर करने में बाजू, लेकिन कर लेती थी। लेकिन जैसे ही मेरी दोबारा से रूटीन सेटल्ड हुई, मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, मैं घर से बाहर जाना स्टार्ट हुई, तो वो ख़त्म हो गई। जिससे मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो मुझे स्ट्रेस की वजह से थी कि मैं हर टाइम घर में लेटी हुई हूँ, बैठी हुई हूँ, तो इस वजह से। तो क्या इस वजह से भी कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे मेरे शोल्डर्स में हो गई, किसी और पर्सन को किसी और जगह हो सकती है, तो ये पेन्स इतनी स्वेयर हो सकती हैं स्ट्रेस जी, की वजह से? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकती हैं। ये इवन अब आपने सर्दियों का ज़िक्र किया था, तो सर्दियों में तो हम एक 2-3 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एक कहते हैं विंटर ब्लूज़, हुँ, यानी विंटर एक डिप्रेशन का मौसम होता है। बिल्कुल होता है। बारिश हो रही होती है, धूप निकलती नहीं है, दिन छोटे होते हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है। ये सारी दर्दें जो आप बता रही हैं, ये सर्दियों में बढ़ जाती हैं। हुँ, उसमें एक डिप्रेशन का एलिमेंट भी आता है, वो विंटर ब्लूज़ उनको कहते हैं। और विंटर आर्थराइटिस, यानी जोड़ों की दर्दें भी, वो जो आपने पहले कहा, वो सब कुछ इन विंटर में बढ़ सकता है। और आपको जो दर्दें होती थी, वो बेसिकली स्ट्रेस इंड्यूस्ड थी। हुँ, जब आप सिर्फ इनएक्टिव ही घर में नहीं बैठे थे, आप अंडर स्ट्रेस भी होंगे कि हुँ, मैं क्या करूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, नंबर 3, एक्टिविटी कम होगी, मसल्स की मूवमेंट कम होगी, मसल की बिल्कुल मूवमेंट ऐसा। कम होगी तो मसल वार्म नहीं होते, गर्म नहीं होते, तो वो सारी चीज़ें मिल के तो फिर ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड पेन बढ़ा देती हैं, और ये सारे जिस्म में किसी जगह पे भी हो सकती हैं। आपको कंधे में थी, अक्सर लोगों को गर्दन के पीछे होती है, कई लोगों हुँ, को गर्दन के पीछे से लेके बिल्कुल सेंटर ऑफ दी बैक से लेके नीचे तक, हिप के ऊपर वाले हिस्से तक होती है। सो हुँ, हर पेशेंट की दर्द अपनी हो सकती है, लेकिन उसकी नौइयत और उसकी वजह वही हो सकती है जो आप कह रही हैं कि तो ये स्ट्रेस स्ट्रेस इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड पेन जो होती है, इसमें फिर आपको क्या करना चाहिए? इसमें भी मेडिकेशन की तरफ नहीं, आएँ? 2-3 काम करें। एक तो हुँ, कोई वॉक शुरू कर दें थोड़ी-सी, ताकि ठीक है। आपके मसल्स को तो ये ताकत आ जाए कि वो थोड़ा-सा मूव होना शुरू हो जाएँ। प्लस हाइड्रेशन, अपनी पानी की मिकदार पूरी करें।
पानी सर्दियों में कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमें पता नहीं लग रहा होता, हमारा ख्याल ये होता है कि जी गर्मियों में पानी की मिकदार कमी होती है क्योंकि हमें पसीना आता है। अब सर्दियों में जो सबसे खतरनाक काम है, जो कमरे में हीटर लगा हुआ है, कमरे में हीटर लगा हुआ मुसलसल डिहाइड्रेशन कर रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी एनवायरनमेंट ड्राई कर देता है। पानी हम पी नहीं रहे, पानी हमारे जिस्म में से निकल रहा है और हमें पता नहीं चल रहा। वो जो डिहाइड्रेशन है वो ना सिर्फ सर्दियों में जोड़ों की दर्द करेगी, बल्कि पट्ठों में अकड़ाव पैदा करेगी, बल्कि पट्ठों में बेशुमार लोगों को दर्द भी शुरू हो जाती है। सो अपने पानी की मिकदार पूरी रखनी है। अगला सवाल ये होगा या होना चाहिए कि जनाब हमें कैसे पता चलेगा कि जिसमें पानी की मिकदार पूरी है कि नहीं है। उसके 3 तरीके। पहली चीज़ ये कि आप ये देखें कि मेरे यूरिन का कलर क्या है। अगर वो गाढ़ा है या वो जो थोड़ा है और या वो आपको लग रहा है कि उसका कलर येलोइश हो गया है, इन तीनों का मतलब ये है कि हमें जिस्म में जितना पानी चाहिए था वो कम है, हमें पानी मज़ीद पीना चाहिए। तो वो पानी की मिकदार, जो बंदा सारे दिन स्पोर्ट्स करता है, हो सकता है उसको 10 गिलास की ज़रूरत हो, जो सारे दिन बैठा रहता है, हो सकता है उसको 2 गिलास की ज़रूरत हो। सो हर एक की पानी की मिकदार उसकी ज़रूरत के मुताबिक और उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो सकती है। लेकिन एक जनरल सा रूल मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ अपने यूरिन का कलर देख लें तो बंदे को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं पानी पूरा पी रहा हूँ या मुनासिब पी रहा हूँ या कम पी रहा हूँ। तो जितनी हम आजकल मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, चाहे वो हलवे हैं, चाहे वो मछलियाँ हैं, चाहे वो फ्राइड चीज़ें हैं, हमें पानी की मिकदार और ज़्यादा लेनी चाहिए। तो उससे फिर ये दर्दें सारी, जब पानी की मिकदार पूरी होगी, मसल्स रिलैक्स होंगे, तो दर्दें भी बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। तो इसके आगे अब हम जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है सबका, घुटनों में दर्द। ये जैसे जैसे एज थोड़ी सी बढ़ती है तो घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं? सबसे बड़ी रीज़न तो इनएक्टिविटी नंबर 1। नंबर 2 दूसरी चीज़ है जो हमारे एज के साथ हमारा वेट का बढ़ना। और नंबर 3 अक्सर औकात लोगों में ये जो हम ब्लड प्रेशर और शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, इनमें भी अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो अक्सर लोगों को दर्दें भी कंट्रोल में नहीं आती। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा अपने तमाम देखने सुनने वालों के लिए कि जो हमारे पास घरों में जो मशीनें पड़ी हैं जो शुगर चेक कर रही हैं, आपके घर में भी होगी, बिल्कुल, मेरे घर में भी होगी, ये बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा, हाँ जी, ये याद रखें। अब पिछले कुछ साल, बल्कि कई सालों से अब हमने ये शुरू किया है कि हर वो पेशेंट जो कहते हैं जी मुझे शुगर नहीं है, नंबर 2 कहते हैं जी मैंने आज सुबह चेक की थी, मेरी सुबह 90 थी और 2 घंटे बाद चेक की थी वो 120 या 140 थी। हमारा उनको कहना ये होता है कि आप उसको एक दफ़ा कम से कम उसको वेरीफाई कर लें। वेरीफाई कैसी होगी? एक शुगर का टेस्ट होता है जिसमें 3 महीने की शुगर टेस्ट होती है। बिल्कुल। वो ब्लड का एक टेस्ट है जो लैब से किसी भी को महंगा नहीं होता। अक्सर लोग जो मुझे ये कहते हैं कि मेरी शुगर नॉर्मल है, मुझे तो है ही नहीं है, जब उनका टेस्ट कराया जाता है उनकी अक्सरियत की शुगर ज़रूरत से ज़्यादा होती है। फिर वो लोग जो कहते हैं जी मेरी सुबह 90 थी, दोपहर को 120 थी, उनका मैं कहते हैं इस वक्त क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि वो उसमें कुछ और आ रही होती है, 3 वाले टेस्ट में कुछ और आ रही होती है। तो अगर आप ये देखें कि अगर आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, एहतियातें भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, फिर भी दर्दों को आराम नहीं आ रहा, पट्ठे खिंच रहे हैं, जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका असर नहीं हो रहा, तो एक दफ़ा सिर्फ वो 3 महीने वाली शुगर का टेस्ट, जिसको हम HbA1c कहते हैं, एक दफ़ा चेक करा के देख लें। अगर तो ठीक है तो ठीक है, और अगर ठीक नहीं है तो फिर जब तक आपका वो नॉर्मल लेवल में नहीं आएगा, दर्दों का ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो एज के साथ पेन्स हैं जोड़ों की, उसमें होता है कि जब हमारी अक्सर लोगों की, ख़ासतौर पे ख़वातीन की फिज़िकल एक्टिविटी कम है और फिर उससे क्या होता है कि वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वज़न बढ़ेगा तो वो घुटनों के अंदर स्पेस कम हो जाएगी, स्पेस कम होगी तो दर्दें शुरू हो जाएंगी। मेन वही है कि 2 घुटनों की दरमियान, हड्डी के दरमियान एक कुशन होता है। एज के साथ साथ वो कुशन थोड़ा सा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब हड्डी से हड्डी टकराएगी तो वो पेन कर देगी, और उस पेन से क्या होगा कि चलना फिरना, बैठना, नमाज पढ़ना, ज़मीन पे बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, वॉक करना, ये मुश्किल होता है। मना कर देते हैं कि आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आप नमाज बैठ के पढ़ें। जी। तो इसका मतलब एक तो नी ट्रांसप्लांट कर देते हैं या इस तरह की कोई चीज़ें हो जाती हैं, ऑपरेट्स होते हैं नी के। इसके अलावा कोई हल नहीं होता कि अगर ये कुशन का जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाए या स्पेस कम भी हो जाए, तो इसका वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो नी रिप्लेसमेंट हम कहते हैं, ये तो बहुत आखिर में आना चाहिए, इससे पहले बहुत कुछ है। मसलन हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हम क्या करते हैं,
हम उनका पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये देखते हैं कि घुटने के अंदर पानी तो नहीं है, ये देखते हैं घुटने के अंदर कोई मसल डैमेज तो नहीं है, घुटने के अंदर कोई लिगामेंट डैमेज तो नहीं है। फिर वही बात आ गई, आपने उस मसल को डायग्नोज किया, आपने उस लिगामेंट को डायग्नोज किया और उसको ट्रीट कर दिया, पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर पानी है घुटने में तो पानी का ट्रीटमेंट कर दिया, पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम घुटने के अंदर ओजोन ऑक्सीजन लगाते हैं, उससे क्या होता है कि वो जो मसल इंजर्ड होते हैं वो हील होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक पीआरपी होती है, उसका ब्लड निकालते हैं पेशेंट का थोड़ा सा 20 ml, उसको ख़ास तरीके से प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद उसको घुटने में लगा देते हैं। सिर्फ एक सिंगल इंजेक्शन लगता है, उससे ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट आजकल घुटनों का है, वो लोग जो घुटनों का सर्जरी नहीं करा सकते, मसलन कराना नहीं चाहते, मसलन अफोर्ड नहीं कर सकते, मसलन एनेस्थीसिया वाले इजाज़त नहीं देते कि अब इनको बेहोश करने की तबीयत इतनी ख़राब होती है, या किसी भी वजह से जो लोग अपनी सर्जरी नहीं कराना चाहते, उसके लिए हम एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं जिसको हम स्टेम सेल्स या एक्सोसोम्स कहते हैं। बिल्कुल। ये क्या करते हैं, जो एक्सोसोम्स हैं, कि ये उन जो घुटने की कार्टिलेज ख़त्म हो रही थी, जो सोर्स थी पेन की, ये उसकी दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। जब कार्टिलेज दोबारा बननी शुरू हो जाएगी तो जो कॉज ऑफ पेन है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जब कॉज ऑफ पेन ठीक होगी तो दर्द बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। सो बेसिकली ये सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। मेरे ख्याल में जो घुटने की सर्जरी है वो बहुत आगे चली जानी चाहिए, क्योंकि घुटने की सर्जरी के रिजल्ट भी तो 100% नहीं है। आपके ख्याल में हर वो बंदा जब वो घुटने की सर्जरी कराए, चाहे वो पाकिस्तान से कराए या अमेरिका से कराए या दुनिया के किसी भी मुल्क से कराए, वो 100% सक्सेसफुल तो नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, सर्जरी कराने का मकसद हरगिज़ ये नहीं हुआ कि आज सर्जरी कराई तो कल वो जाके किसी शॉपिंग मॉल में या मरी की सैर करेंगे। सर्जरी कराने के 4 से 6 महीने में इतनी शदीद दर्द होती है कि आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द बेहतर होती है। सो उससे पहले अभी हमारे पास पेन मेडिसिन में बड़ा कुछ मौजूद है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो सर्जरी को आखिरी स्टेप होना चाहिए। जब सारी चीज़ें फेल हो जाएं फिर आप सर्जरी का सोचें। अब मुझे ये पता है कि आपकी बातें सुनने के बाद हमारी ऑडियंस ज़रूर कहेगी कि अगर हमने आप तक आना हो तो हम कैसे आ सकते हैं। तो आप यहाँ ये भी बता दें कि जो भी पेशेंट्स अगर मुझ तक आना चाहते हैं या जो भी आपका हॉस्पिटल है या जहाँ पे भी आप बैठते हैं, तो वो भी थोड़ा सा आप बता दें उन्हें खुद ही कि कोई भी उनका प्रॉब्लम है और वो अगर आपको अप्रोच करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। 3 जगह पे अप्रोच कर सकते हैं। मैं सुबह मेयो हॉस्पिटल में होता हूँ, वहाँ मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में। वहाँ पे हम पेन मेडिसिन का क्लिनिक चलाते हैं। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो आना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह 100 दफ़ा आएँ, हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे और वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। वैसे मेरा क्लिनिक एक अल्लामा इकबाल टाउन में और एक IMC हॉस्पिटल है फ़ेज़ 5 डिफेंस लाहौर में, मैं वहाँ पे होता हूँ शाम को। और जहाँ पे भी आप जाएंगे, ओजोन का नाम याद रखें तो ओजोन क्लिनिक के नाम से मेरे सारे सेटअप्स हैं, चूँकि हम ये ओजोन के साथ ही ट्रीट करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो घुटनों के ऊपर ना हम नी पैड पहन लेते हैं, ठीक है, तो ये जो नी पैड पहनते हैं इससे भी क्या हमारी पेन में थोड़ा कोई रिलीफ आता है? ये नी पैड मेरे ख्याल में पहनने में कोई हर्ज नहीं है। ये बेसिकली घुटनों की सपोर्ट है। तो अगर हम जैसे मैं किसी को ट्रीटमेंट देता हूँ तो उसको मैं ऑइंटमेंट देता हूँ लगाने के लिए कि आप ये घुटनों के ऊपर ऑइंटमेंट भी लगा सकती हैं, मसाज भी कर सकती हैं, जैतून के तेल से मसाज कर सकते हैं। तो उसकी अगर आप घुटनों के ऊपर वो नी पैड लगा लें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि नी पैड इतना टाइट ना हो कि आपके टांग की सर्कुलेशन रुकनी शुरू हो जाए और इतना ढीला ना हो कि वो नीचे ही गिर जाए। वो इस तरह को कि आपको महसूस हो कि थोड़ी सी घुटनों को सपोर्ट हो रही है, घुटनों का जो काम है वो नहीं रुकना चाहिए। सो बिल्कुल अगर आप ये पूछना चाहें कि नी पैड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल लगाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो घुटनों की पेन में सफ़र कह रहे हैं, इन्हें मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने का तो डॉक्टर अक्सर कह देते हैं कि वो आप कम कर दें, नमाज बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दें। किसी और तरह की भी इनकी कोई स्पेशल केयर होती है कि भाई इन्हें इन कामों से बाज आना चाहिए या अवॉइड करने चाहिए? वो काम जिससे इनको पेन होती है, मसलन अब मैं अपने सारे पेशेंट को कहता हूँ कि जब आप मोटर बाइक पे सवारी करें, किसी ऊंची चीज़ पे चढ़ने की कोशिश, ऊंची सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करें, ख़ास तौर पे जब वज़ू करने की कोशिश करते हैं सिंक में पाँव डाल के, इस किस्म के पाँव जिसमें आपकी मूवमेंट ज़्यादा है, जिसमें ज़ोर ज़्यादा लगता है, एंगल चेंज होता है, वो ना करें, क्योंकि उसमें फिर डैमेज ज़्यादा होने का खदशा होता है। बंदा स्लिप कर सकता है, गिर सकता है, तो उससे उसको ख़तरा ज़्यादा है। लिहाजा आप सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, अब मजबूरी है, कोई रहता ही ऊपर है या नीचे रहता है, तो उसने तो चढ़नी है, तो आप सिर्फ ये करें कि सहारे के साथ चढ़ें। फिर आप एक पाँव जो है वो एक सीढ़ी पे दोनों पाँव रख के चढ़ें, इसी तरह दोनों पाँव रख के उतरें, उसमें आपके घुटनों के ऊपर वज़न कम पड़ेगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर मेरे पास बहुत बेशुमार पेशेंट्स, ख़ास तौर पे ख़वातीन आती हैं जिनको ये शर्म आती है कि मैं अगर स्टिक पकड़ लूँगी या वो जो जंगला होता है वो पकड़ लूँगी तो लोग क्या कहेंगे।
मेरा उनको कहना ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आप उन लोगों के सामने स्लिप होकर ज़मीन पे गिर गई तो तो कितने उस वक़्त प्रॉब्लम लोग है, क्या कहेंगे, और उस वक़्त एम्बैरेसमेंट। जो खुदा ना खास्ता कोई हड्डी टूट गई उसका ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल तो बिल्कुल बजाय इसके कि बिल्कुल। आप ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचें कि मेरा कंफर्ट लेवल कहाँ पे है, मैं कहाँ पे अपने आप को बेहतर महसूस करती हूँ, लोग तो एक्सेप्ट कर लेंगे। लिहाज़ा सबसे पहले आप अपने आप को बचाएँ, अपने आप को ठीक रखें, तो बाकी तो साथ-साथ काम दुनिया के चलते ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। शट्टिका पेन, बहुत सुना है शट्टिका पेन, ये क्या होती है और इसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है? बहुत मरीज़ हमने किए हैं, मेबी इन 80,000 पेशेंट्स पाकिस्तान में हमने sciatica से रिलेटेड किए हैं विदाउट सर्जरी, जिनको ऑपरेशन एडवाइस किया गया था। हमारे पास हम ट्रीटमेंट उसका करते हैं जिसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, जिसमें बेहोश नहीं करते, सुन्न नहीं करते, कोई टाँका नहीं लगाते, और उसके बाद हम 10 मिनट पेशेंट्स को रेस्ट करने को कहते हैं और उसके बाद हम उनको उठा के घर भेज देते हैं। दैट्स इट। ये तो मुमकिन इसमें है आप कि एक करते से क्या है? वही बताता हूँ जी। अच्छा, पहले देखते हैं sciatica होती क्या है, जो आपने अभी सवाल पूछा। हम्म, होता ये कि हमारे मोहरे अल्लाह ताला ने बनाए हैं हमारी सपोर्ट के लिए। उन दो मोहरों के दरमियान अल्लाह ने एक डिस्क बनाई है। हम्म, डिस्क का बेसिकली स्ट्रक्चर ये होता है कि उसके अंदर एक जेली होती है सेंटर में, हम्म, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम देती है। उसके साइडों के ऊपर कवरिंग होती है ताकि वो जेली लीक ना करे। बाज़ औक़ात किसी भी वजह से वो जो जेली है वो थोड़ा सा लीक कर जाती है, वो जाके उसके पीछे एक नस जो हमारे टांगों को सप्लाई करी उसको दबा देती है। जैसे ही वो नस दबाएगी तो पेन शुरू हो जाएगी, चाहे वो हम्म, राइट साइड पे हो तो राइट नस दबेगी, लेफ़्ट की नस दबी है तो लेफ़्ट साइड पे शुरू हो जाएगी। उस शदीद पेन को sciatica कहते हैं। ठीक है। sciatica में लोग उठ नहीं सकते, sciatica में लोग खड़े नहीं हो सकते, sciatica में लोग चल नहीं सकते। मेरे पास यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो उल्टा लेट के खाना खाते हैं, इतनी शदीद पेन होती है कि वो सीधे नहीं हो सकते, वो ओह, बैठ भी नहीं सकते। सो इट्स अ वेरी वेरी सीवियर पेन, और ये बंदे को किसी काम के काबिल नहीं छोड़ती, आप कोई काम नहीं कर सकते, इतनी ये शदीद पेन होती है। तो उसका आमतौर पे ट्रीटमेंट यही किया जाता है कि जिसकी अब कुछ नहीं रह गया तो सर्जरी कर लो। हम उनको ये कहते हैं कि सर्जरी से पहले भी बड़ा कुछ बाकी है जिसको आप कर सकते हैं। अगला सवाल, हम लोग क्या करते हैं? हम करते ही हैं कि हम उस sciatica के पेशेंट का पहले एमआरआई कराते हैं। पहले ये एग्जैक्ट डायग्नोज करते हैं कि उसको कौन से मोहरे की दर्द है। मसलन उसको हम L4 की दर्द है, ये मोहरों के नंबर हैं, या L5 की दर्द है, उसको हम डायग्नोज करते हैं भाई इसको इसकी दर्द है। फिर हमारे पास मशीन्स हैं जिन पे हम ये एंजियोग्राफीज़ करते हैं, या जिसको हम सी आर्म्स कहते हैं। उसमें हमें ये मोहरे भी नज़र आते हैं, उसके अंदर हमें ये डिस्क भी नज़र आती है। उस डिस्क के अंदर हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको न्यूक्लियोप्लास्टी कहते हैं। हम्म, इसका मतलब ये है कि उस डिस्क के अंदर एक नीडल पास करते हैं अंडर दोज कैमरास, और उस नीडल के थ्रू हम उसके अंदर ये जो न्यूक्लियोप्लास्टी की ये ओजोन से करते हैं, उसके अंदर ओजोन इंजेक्ट करते हैं। हम्म, वो क्या करेगी कि उस डिस्क को थोड़ा सा श्रिंक कर देगी। सर्जरी वाले उसी डिस्क को खोल के या काट देते हैं या ग्राइंड कर देते हैं। हम लोग उसी चीज़ को बगैर ऑपरेशन के या उसको श्रिंक करते हैं, तो वो जो टिप नस को प्रेस कर रही है वो पीछे चली जाएगी। कॉज ऑफ पेन दूर हुआ तो पेन ठीक होगी। पेन ठीक हुई तो आपने 10 मिनट बाद उठ के आपने बैठना है, 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आपने घर चले जाना है। अगर ये डिस्क ज़्यादा स्लिप है तो ये मुमकिन है आपको 4-5 सेशंस कराने पड़े कुछ दिन के वक्फे के बाद। लेकिन अगर आपकी डिस्क बिल्कुल माइनर सी तो बाज़ लोगों को 1 सेशन के बाद ये आराम आ जाता है। लेकिन इसमें किसी सर्जरी की, बेहोश करने की, सुन्न करने की, टाँका लगाने की, काटने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ट्रीटमेंट मैं अकेला नहीं करता, ये सारी दुनिया में होता है। ये मेरी ट्रेनिंग सारी इटली की है, इसके बाद इंडिया में, चाइना में, जापान में, सारे यूरोप में, और ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये जो शैटिका पेन जब होती है तो जो सर्जरी का कहा जाता है वो भी इतनी सेफ नहीं कहा जाता। मतलब डॉक्टर साहब ये भी कह देते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आप सर्जरी करवा भी लेते हैं तो हम 70% चांस कर दे देते हैं कि भी ठीक हो जाएगा, नहीं 30% ये भी चांस हो सकते हैं कि खुदा ना खास्ता आप पैरालाइज भी हो सकते हैं। तो क्या इतना ही ये खतरनाक जी, ऑपरेट बिल्कुल होता ऐसे है? ही है। देखिए, आप एक हराम मगज़ के साथ बिल्कुल उसको जो डिस्क है वो टच कर रही है। अगर ज़रा सा किसी भी वजह से वो जो हम छुरी वो सर्जरी में लगाई जाती है, वो अगर छुरी उस हराम मगज़ को टच कर देती है तो फिर ये पॉसिबल है कि वो जो आपने जो चीज़ें, चाहे वो पैरालाइज़ हो या वो पेशाब पखाने का कंट्रोल हो, वो हो सकता है। हम लोग जो करते हैं, चूँकि हमने हराम मगज़ के पास जाना ही नहीं है, हमने सिर्फ़ उस डिस्क को श्रिंक कर देना है जो कॉज़ ऑफ पेन है। लिहाज़ा हमारी जो ट्रीटमेंट जो भी पेन मेडिसिन में, इसके अलावा भी ट्रीटमेंट पेन मेडिसिन में डिस्क को श्रिंक करने के लिए मौजूद है। वो हम उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशंस कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है, लेकिन ये सारे लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं और ये सारे के सारे बहुत सेफ़ हैं। फिर जिसमें देखें, जिसमें एनेस्थीसिया दिया, उसमें एनेस्थीसिया की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं,
इसमें आपने पेशेंट को एडमिट किया, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फिर आप उस मरीज़ को जिसकी सर्जरी हुई है उसको आप कितने दिन घर में बिठाते हैं, वार्ड में रखते हैं या आईसीयू में रखते हैं, फिर कमरे में रखते हैं, फिर घर में रखते हैं, फिर वो जाके अपने काम पे जाता है और फिर वो शायद स्पोर्ट्स करने के काबिल नहीं रहता। हमारे जो ट्रीटमेंट पेन मेडिसिन में ट्रीटमेंट्स हैं ये सारे के सारे इतने सेफ़ हैं कि आप अगले दिन या उससे अगले दिन अपने दफ्तर पे जा सकते हैं। और बेशुमार लोग तो स्पोर्ट्स भी करते हैं, गोल्फ भी खेलते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, और जब किसी का निशान सुराख नहीं है तो वो रिलेटिवली सेफ़ है। सो पेन मेडिसिन के अंदर जो लेटेस्ट पेन मेडिसिन है उसमें इन तमाम चीज़ों का ट्रीटमेंट मौजूद है, विच इज़ वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव। सिर्फ आपको देखना ये है कि मुझे जाना किसके पास है। नंबर 2, मेरी जो पेन है, मेरी जो डिजीज़ है, मेरा जो मसला है, कितना प्रॉपरली डायग्नोज होता है। अगर हम उसको अच्छी तरह तशख़ीस कर सकते हैं तो ये काबिल इलाज है। बहुत सारे लोग ना कपिंग करवा लेते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कपिंग या हजामा की अगर आप बात कर रही हैं तो ये तो एक सुन्नत रसूल है। इसके बारे में तो हम कोई बहस नहीं कर सकते। लोगों को फ़ायदा भी होता है और होता भी होगा, लिहाजा वो एक अलग तरीका इलाज है। जैसे हिकमत एक अलग तरीका इलाज है, होम्योपैथिक अलग तरीका इलाज है, तो हर तरीके इलाज के अपने फ़ायदे नुकसान ज़रूर होंगे। तो लोग कराते हैं तो उसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई उनको फ़ायदा ज़रूर मिलता होगा। मैं इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकता। चलिए मुझे ये बताएं कि हमने शटिका भी डिस्कस कर ली, हमने डिफरेंट जॉइंट्स पेन भी डिस्कस कर ली, मसल्स पेन भी डिस्कस कर ली। इसके अलावा ना जब कैंसर होता है तो उसके बाद भी कुछ लोगों को बहुत अनबियरेबल पेन होती है। मतलब मैंने तो ऐसा एक पेशेंट देखा था कि उनको जब पेन होती थी वो चीखें मारती थी, और उसमें बस उन्हें थोड़ी सी मेडिसिन दे दी जाती थी और वो 40 मिनट्स 30 मिनट्स मैंने उनको चीखें मारते हुए रोते सुना हुआ है कि उन्हें दर्द होती है एकदम अंदर से, और वो टीस टीस ऐसी उठती है कि उनसे कंट्रोल नहीं होता। तो क्या ये कैंसर पेन्स किस तरह की होती हैं और इसको फिर किस तरह ट्रीट करना चाहिए? ये आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा, और ये वो सवाल है जिसने हमारी और आपकी आखिरत बनानी है। यही काम हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। देखिए, आप बता रही हैं जिस पेशेंट के बारे में, उस पेशेंट को तो बेचारे को दर्द हो ही रही है, वो तो शिद्दत से चीखें मार ही रहा है। आप ये सोचें कि उसके इर्द-गिर्द के जो उसके बच्चे हैं, बेटा होगा, बेटी होगी, बीवी होगी, माँ होगी, बिल्कुल उन पे बिल्कुल क्या बीतती है। बिल्कुल ऐसे। तमाम की तमाम फैमिली जो होती है वो एग्री में होती है। हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी है एज ए पेन पर्सन कि हम उन पेन्स को ट्रीट करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक पेशेंट को ट्रीट करके आया हूँ, और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि वो मरीज़ वहीं पे सो जाते हैं। जब जैसी दर्द ठीक होती है वो सो जाते हैं। हमारे पास बड़े बड़े ऐसे लोग भी आते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा होता है, लेकिन जब कैंसर हो जाता है एक स्टेज वो आती है तो इंसान की औकात और हैसियत क्या रह जाती है कि मैं एक गिलास पानी का, एक घूंट पानी का पी लूँ जो मुझे अंदर चला जाए। मैं एक नवाला खा लूँ जो मुझे हज़म हो जाए। मैं बिल्कुल आधा ऐसे। घंटा सो लूँ जो मुझे सुकून की नींद आ जाए। यहाँ तक नौबत चली जाती है। बेशक ऐसे होता, बेशक। हम लोग ये करते हैं कि हम लोग भी विद सीटी स्कैन और एमआरआई हम और अल्ट्रासाउंड हम डायग्नोज करते हैं एग्जैक्टली कि पेन कहाँ से जनरेट हो रही है। हमारे पास लेटेस्ट तरीक़ेकार है जिसमें हम सीटी स्कैन के ज़रिए या एंजियोग्राफी की मशीन के ज़रिए या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उस जगह जहाँ से पेन जनरेट हो रही है उस जगह को हम ब्लॉक कर देते हैं, और अगर ज़रूरी हो तो उस नर्व्स को हम डेड कर देते हैं। लिहाजा पेन जनरेशन बंद हो जाएगी तो उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। आप उन्हीं पेशेंट के बारे में सोचें जो आप मुझे बता रही हैं। अगर उनकी दर्द ख़त्म हो जाए तो कैंसर का ट्रीटमेंट तो उनका कैंसर वाले करेंगे, उनकी पेन ख़त्म हो जाएगी तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी। वो उठ के बात कर सकेंगे, खा सकेंगे, चल फिर सकेंगे, और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। तो हम कैंसर पेन को भी ट्रीट करते हैं। पहले हम डायग्नोज करते हैं कि कैंसर पेन कहाँ से आ रही है, फिर उस सोर्स को जहाँ से वो पेन जनरेट हो रही है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो परमानेंटली डेड कर सकते हैं ताकि उनकी पेन जनरेशन ख़त्म हो जाए। हर वक़्त की एगोनी, हर वक़्त की दर्द, हर वक़्त की चीखें वो ख़त्म हो जाए। और अक्सर ऐसा होता है कि या दर्द बिल्कुल ठीक हो जाती है, या उसकी शिद्दत कम हो जाती है, या उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है। सो ये जो कैंसर पेन्स हैं, चाहे वो पेट का कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, स्पाइन में कैंसर है, या किसी और जगह पे कैंसर है, उनसे अक्सरियत ऐसी है जो ट्रीटेबल है। या ट्रीटेबल अगर पूरी तरह से ना भी हो तो कोशिश तो करनी चाहिए। शिफा तो अल्लाह की ज़ात ने देनी है। बिल्कुल। हम जितना भी काम करते हैं हमें ये पता है कि आखिरी जो शिफा है वो अल्लाह के पास है। हमने अपने हिस्से का काम करना है, शिफा अल्लाह ने देनी है। तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। उन पेशेंट्स को दर्द में नहीं रहना चाहिए,
बाकी अल्लाह ने चाहा तो उनकी अक्सरियत की दर्दें, और ये तमाम काम हम हॉस्पिटल में करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब आप ये गारंटी दे रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कैंसर की पेन भी अगर होती है, क्योंकि मैंने तो वो पेशेंट देखा हुआ है और मुझे पता है कि जब वो चीखें मारी होती थी तो हमें बस ये याद आ रहा होता था कि इंसान का एंड शायद ये है। ठीक है, तो आप ये गारंटी दे रहे हैं कि वहाँ तक भी पेन आप ख़त्म कर देते हैं, मतलब अपने इलाज के थ्रू, अपने ट्रीटमेंट के थ्रू वो भी ख़त्म हो जाती है। तो पॉइंट ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है कि हमने कौन सी सही जगह पे जाना है और किस डॉक्टर को अप्रोच करना है। मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू में एक दफ़ा भी गारंटी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। हुँ, मैंने लफ्ज़ कोशिश का इस्तेमाल किया। हुँ, हम सब कोशिश करने वाले लोग हैं, गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। हुँ, हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी शिफ़ा अल्लाह ने देनी है। इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोशिश तो करनी चाहिए ना। हुँ, इन पेशेंट्स को ऐसे तो नहीं छोड़ देना चाहिए। कोशिश तो करें, बिल्कुल। शायद अल्लाह की ज़ात शिफ़ा दे दे। अच्छा, बहुत सारे लोग ना अक्सर चलते-चलते रुक जाते हैं कि भई हमारा मसल जाम हो गया, हमसे चला नहीं जा रहा, वहीं पे स्टिल हो जाएँगे। वो फिर काफ़ी सारे लोग आके उनको पकड़ते हैं, रब करते हैं टाँग को, तो फिर शायद वो आगे चल सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये क्या होता है? ये तकरीबन उससे मिलती-जुलती चीज़ है जो आप प्लेयर्स को देखती हैं। हुँ, जैसे कोई कोई क्रिकेट खेल रहा है या कोई हॉकी खेल रहा है, फुटबॉल खेल, वो एकदम अपना टाँग पकड़ के लेट जाएगा वहीं बिल्कुल। पे। ये बेसिकली मसल स्पैज़म में चले जाते हैं, हुँ, पट्टे खिंच जाते हैं। तो उनके स्पैज़म को रिलीव किया जा सकता है। बाज़ स्पोर्ट्स का तो ये होता है कि उनमें भी बाज़ औक़ात डिहाइड्रेशन होती है या कोई इंजरी होती है या कोई ऐसा एंगल हो जाता है जिससे वो मसल पट्टा खिंचाव में चला जाता है। तो बाज़ लोगों के पट्टे ये खिंचाव में चले जाते हैं, स्पैज़म में चले जाते हैं, उनको ट्रीटेबल है, उनको डायग्नोज़ किया जा सकता है कि कौन-सा मसल है, क्या वजह हो सकती है। तो उसको कोशिश की जा सकती है कि हम उसको ट्रीट करें और अक्सरियत ठीक हो जाती है। लेकिन अक्सरियत की वजह वो उनकी ये है कि उनकी या तो डिहाइड्रेशन होगी या उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, नींद प्रॉपर नहीं होगी या कोई ऐसी पुरानी इंजरी होगी जो वो हील नहीं हुई, जिसका उन्होंने परवाह नहीं की। तो थोड़ी-सी ट्राई करें तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ पढ़ी थी एक जगह कि अगर आपके सर में खुदा ना खास्ता कोई चोट लगती है या ब्रेन कह लें या सर कह लें कि वहाँ पे अगर चोट लगती है तो वो अगर एक दफ़ा लगी है ना, वो फॉर द टाइम बिंग ठीक हो भी गई है, तो वो दोबारा कभी ना कभी दर्द जागेगा ज़रूर। तो इस बात में कोई नहीं, रियलिटी कोई है? ज़रूरी नहीं है। हुँ, अक्सर का बचपन में तो कौन-सा बच्चा ऐसा है जो गिरा नहीं होता, जिसको टक्करें नहीं लगी होती, जो बेड से नहीं गिरा होता, जिसकी लड़ाइयाँ नहीं हुई होती, जो स्लिप नहीं हुआ होता। तो बहुत सारी दर्दें ऐसी हैं जो ठीक हो जाती हैं। कोई ऐसी दर्द जो कहें जी हर दर्द वापस आएगी, ये मेरा नहीं ख़्याल। नहीं, लेकिन सर से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ। अगर ब्रेन इंजरी हुई है, अगर हुँ, दिमाग के अंदर कोई इंजरी हुई है, तो वो तो वापस आ सकती है, वो आप ठीक कह रहे हैं। वो किसी वक़्त भी अगर ब्रेन की ऐसी कोई नौबत आ जाए, तो शायद हमें उसमें कुछ महसूस हो। लेकिन ये कि ब्रेन के बाहर जो मसल्स हैं, ब्रेन के बाहर जो स्किन है, ब्रेन के बाहर जो ये हड्डी है, इसमें आमतौर पे दर्दें ऐसी हों तो अक्सर ठीक हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो वापस आएँ। बिल्कुल तो ठीक लेकिन है। कोई पुरानी दर्द, कोई पुराना मसला हुआ हो, तो शायद वो किसी वक़्त आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस निस्बतन कम हैं। अब कोई एक ऐसी दर्द जो बहुत वियर्ड हो, जो शायद मैंने भी ना सुनी हो या बहुत सारी हमारी आवाम ने ना सुनी हो लेकिन आपने वो ट्रीट की हो, वो वियर्ड दर्दें कौन सी है जिसका अभी तक हमारी ऑडियंस को नहीं पता? एक पेन्स होती हैं जो एक वायरल इन्फेक्शन होती है और उसको हर्पीस ज़ोस्टर कहते हैं। हुँ, ये बहुत लोग हैं, लोगों को भी पता नहीं है। बड़ी शदीद पेन होती है, वो ख़ासतौर पेन होती है, ये हमारी पसलियों के इर्द-गिर्द एक छोटी-सी इन्फेक्शन होती है जो इसका पता भी नहीं चलता। हुँ। फिर वो इतनी शदीद दर्द होती है कि लोगों को ये लगता है कि कोई बंदा मुझे छुरी से, वो छुरी भी शार्प नहीं, वो खुद छुरी से मुझे ये काट रहा है। वो ओह! चीखें मारते हैं, वो दवाइयाँ लेते हैं, वो टीके लगवाते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं होती। वो हुँ। ऐसी शदीद और ऐसी सीवियर पेन है जो तो ना तो डायग्नोज़ होती है, ना ही ट्रीट होती है। और तो वो उसको पेशेंट को बताना भी नहीं आता होगा पेशेंट को कि बताने भी नहीं आता। वो और पूरा साइड पे पेन होती है, मतलब इस साइड पे, पूरी साइड पे पेन होगी, जिस जगह पे हमारी रिब्स होती हैं या इस साइड पे रिब्स होती हैं, वो शदीद पेन होती है और वो नज़र भी कुछ नहीं आ रहा होता और वो लोग कहते हैं यार तुम्हें तो छोटी-सी इन्फेक्शन हुई थी, इसकी भी कभी इतनी दर्द जैसे इन्फेक्शन किस किस्म की? वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। हर्पीस ज़ोस्टर उसको कहते हैं या हुँ, 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 हुँ। वेरिसेला ज़ोस्टर एक वायरस होता है, आमतौर पे उसकी वजह से भी होती हैं। वैसे ये वायरल पेन है, वायरस की वजह से होती हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, उस पेन को भी हम ट्रीट करते हैं। और हुँ। अक्सरियत उस पेन से वही हम स्किन में वो ऑक्सीजन लगाते हैं, ओज़ोन लगाते हैं, बाकी ट्रीटमेंट्स करते हैं, उससे भी वो ठीक हो जाती हैं।
और बहुत बेहतर हो जाती हैं, और ना होने के बराबर वही ड्यूरेशन कम हो जाएगी, शिद्दत कम हो जाएगी, 2 दर्दों में वक़्फ़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये दर्दें वो हैं जो आम लोगों को, आम डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आती है, वो कहते हैं ये तो नहीं ठीक हो सकती। तो वो हुँ। जो वियर्ड पेन्स हैं, जो वायरल पेन्स हैं, जो आपके किसी के जानने वाले को किसी साइड पे हो रही हो, हल्की सी इन्फेक्शन के बाद शुरू हो गई हो, तो वो भी ट्रीटेबल हैं। फिर हुँ, हमारे पास पेशेंट्स आती हैं जिनको सर्जरी के बाद पेन्स होती हैं। मसलन हुँ, किसी का सिज़ेरियन हुआ है, बिल्कुल। किसी को आप ये समझें उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, किसी हुँ, का पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, उसको पेट में दर्द शुरू होगी और हुँ, स्किन में दर्द शुरू होगी। वो भी बाज़ औक़ात किसी अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन में, एमआरआई में नहीं आती है। बेचारे सर्जन भी तंग आ जाते हैं, यार ये क्या मुसीबत है, क्यों दर्द, मरीज़ भी तंग आ जाता है कि मैं सब दवाइयाँ खा चुका हूँ लेकिन मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। तो उस किस्म की दर्दें जो स्किन में से निकलती हैं, हम उनको भी कोशिश कर सकते हैं ट्रीट करने की। उसमें भी स्किन में हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि ये दर्द, अक्सर दर्दें ठीक हो जाती हैं। तो ये एटिपिकल पेन्स हैं जो आम तौर के ऊपर सिवाय पेन किलर्स के इनका किसी को हल समझ नहीं आता कि और क्या करें। सर ये जो अपेंडिक्स की पेन होती है इसमें तो डॉक्टर ज़्यादातर अपेंडिक्स ऑपरेट करके तो उसको ठीक कर देते हैं, तो इस पेन का भी आप विदाउट सर्जरी? नहीं, हम इस पेन को बिल्कुल ट्रीट नहीं करते, क्योंकि इस पेन को ट्रीट नहीं करना चाहिए। हुँ, इसको, पेन को प्रॉपर सर्जन के पास जाना चाहिए, ताकि पेन इसलिए हो रही है कि उस अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है। तो अगर हम पेन को मास्क कर देंगे तो वो जो इन्फेक्शन है वो वहीं रहेगी, पेन ख़त्म हो जाएगी तो पेशेंट की जान को ख़तरा हो सकता है। तो इस किस्म की हुँ, पेन को हम बिल्कुल ट्रीट नहीं करते। इसको फ़ौरन सर्जन के पास जाना चाहिए, इसको सर्जरी होनी चाहिए, ताकि इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। तो हुँ। वही उसकी इलाज है, वही करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ऐसी कौन-सी पेन्स हैं जिनकी वज़ह से हमारी जान को खतरा हो सकता है? हार्ट की पेन, कार्डियक पेन है, हुँ, उसको भी ट्रीट नहीं, हम कार्डियक पेन को भी हम ट्रीट नहीं करते। हुँ, अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, उसको दर्दें शदीद होती है, अगर मैं उसकी दर्द ट्रीट कर दूँगा, तो असल जो मसला था वो हार्ट अटैक था, वो तो चल रहा है। तो इस हुँ, पेन को भी हम ट्रीट नहीं करते, हम उसको ये कहते हैं कि कार्डियक पेन है, ये आपकी जान भी ले सकती है। लिहाज़ा आप प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएँ, अपनी हुँ, ईसीजी कराएँ, अपने टेस्ट कराएँ। सबसे पहले अपनी जो ये डायग्नोज़ करें, जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मुझे कहता है जनाब कि मेरे पास ये, मुझे यहाँ पे दर्द हो रही है, जो लेफ़्ट वाले बाजू में जा रही है, तो मैं उस पेन को ट्रीट करने की बजाय उसको मास्क करने के लिए उसको सबसे पहले ईसीजी के लिए भेजता हूँ, कि हुँ, पहले जाके अपनी ईसीजी कराओ, अपना कार्डिक स्टेटस सेट कराओ। ये ना हो कि तुम्हें हार्ट की पेन हो रही है और मैं पेन ट्रीट कर दूँ और वो तुम्हारा असल जो मसला था वो रह वो जाए। वहीं का रह क्योंकि जाए। हुँ, आप एक हमारे पास बेशुमार लोग आते हैं जिनको गर्दन की दर्द, जैसे sciatica कमर में होती है, इसी तरह गर्दन में भी दर्दें होती हैं। गर्दन की डिस्क भी स्लिप कर जाती है, लोगों के बाजू सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, हुँ, हाथ सुन्न शुरू होना शुरू हो जाते हैं, ताकत नहीं रहती, चीज़ें नहीं उठा सकते। तो बिल्कुल जो डिस्क हमारी कमर में स्लिप हुई थी, वो डिस्क हमारी गर्दन में भी स्लिप हो जाती है। तो हुँ। वो भी इसी तरह ही खतरनाक है, वो भी इसी तरह पैरालाइज़ कर सकती है दोनों बाजुओं को। उसको भी हम ट्रीट करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये डायग्नोज़ कर लेते हैं कि ये जो दर्द हो रही है, कि हार्ट की पेन तो नहीं है, क्योंकि हुँ। हम हार्ट की पेन को ट्रीट नहीं करते। सर बहुत सारे लोगों को ना गुस्से के अंदर उनके बाजू में दर्द होता है और साथ उनके हाथ जो हैं, बाजू जो हैं वो शिवर करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कौन-सी पेन है कि वो दर्द भी हो रही है और उन्हें गुस्सा आ रहा है और वो साथ उनकी शिवरिंग स्टार्ट हो गई है हाथों की और हीट अप होना स्टार्ट हो जाते हैं, चीक्स में से हीट निकलती है उनके और ये बेसिकली बाज़ औक़ात होता है, गुस्से में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हुँ, और फिर ये एंग्ज़ायटी रिलेटेड पेन्स होती हैं। जब आप एंग्ज़ायटी ज़्यादा हो जाएगी, चाहे वो गुस्से में एंग्ज़ायटी हो, किसी गुस्से की वजह से हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, तो उसमें फिर ये सारी एंग्ज़ायटी की निशानियाँ हैं। वो हाथ का काँपना है, चेहरे का सुर्ख हो जाना है, बंदे के बात करते-करते वो हाँफना शुरू कर देगा, या उसमें ताकत उस तरह से नहीं रहेगी। तो ये एंग्ज़ायटी रिलेटेड पेन्स हैं, वो बिकॉज़ ऑफ़ बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से भी हो सकती हैं। सो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ये पेन्स हैं, जैसे ही गुस्सा कम होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, तो दर्दें भी ठीक हो जाएँगी। बिल्कुल ठीक है और बहुत सारे लोग अक्सर रात में लेटते हैं ना तो उनकी बस एक ही डिमांड होती है कि भई हमारे पाँवों को या हमारे टाँगों को थोड़ा मसाज कर दिया जाए किसी भी लोशन से या ऑयल से, हमारी टाँगों में दर्द ज़रा-सा कम होगा तो हमें नींद आ जाएगी। तो ये टाँगों का दर्द इतना कॉमन क्यों है? इसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम, ये हुँ, बाकायदा बीमारी है, हुँ, और इसकी सबसे बड़ी बीमारी की वजह डायबिटीज़ है, शुगर है। इसको हम कहते हैं हुँ, डायबिटिक न्यूरोपैथी, मेडिकल का लफ्ज़ है, लेकिन ये प्लीज़ ज़रा याद रखिएगा। शुगर में होता ये है कि जो खून की नालियाँ और वो जो नसें जो सिग्नल लेके जाती हैं, जिनको हम नर्व्स कहते हैं, उनकी सप्लाई ब्लड की कम होती है, तो जैसे ही बंदा लेटेगा, उसके अंदर खून की मिकदार टाँग में कम होनी शुरू हो जाएगी। ना हुँ, सिर्फ पेन होगी, बल्कि लोगों को ऐसे लगता है जैसे मेरी टाँगें जलना शुरू कर दी है। बिल्कुल उनके जलन अंदर होती है। बेचैनी शुरू हो गई है, उनके अंदर जलन शुरू हो गई है। पाँव मुझे ऐसे लगेगा जैसे किसी ने नीचे कोई कोई गर्म चीज़ रख दी है।
वो फिर क्या करेंगे कि थोड़ी देर बाद उठेंगे, उठ के खड़े होंगे थोड़ा-सा चलेंगे। जैसे ही खून की रवानी ठीक होगी, ऑक्सीजन ब्लड की पाँव तक जाएगी तो ब्लड उनकी जो ऑक्सीजन का लेवल ठीक होगा तो दर्दें ठीक हो जाएँगी। तो ये वो लोग हैं जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती, ये वो लोग हैं जिनकी प्रॉपर एक्सरसाइज़ नहीं होती, ये वो लोग हैं जो प्रॉपर वॉक नहीं करते, नींद पूरी नहीं करते, अपना हुँ। अपना केयर नहीं करते, अपना ध्यान नहीं करते। इनके लिए जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ देते रहें, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने शुगर लेवल या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, हुँ। थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करें, थोड़ी-सी वॉक करें, पानी की मिकदार ठीक रखें, ताकि ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा तो ये दर्दें आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है और बहुत सारे लोग अक्सर रात में जब लेटते हैं ना, तो वो अपनी टाँगें बार-बार फ़ोल्ड कर रहे होते हैं और खोल रहे होते हैं। उन्हें उनकी रीज़न ये होती है कि उन्हें लगता है कि उनकी टाँगें उनके साथ हैं ही नहीं। मतलब ऐसे लगेगा जैसे जान ही नहीं है टाँगों में और वो बार-बार अपनी टाँगों को मूवमेंट कर रहे होते हैं कि उन्हें अपनी टाँगें फ़ील हों, वो फ़ील नहीं हो रही होती। तो ये क्या रीज़न होती है? ये भी वही होता है। जब हम लेटते हैं तो हमारी जो नर्व्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो हमें ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि जैसे वो चीज़ मौजूद ही नहीं है। वो हुँ। होती तो है लेकिन वो चूँकि उनकी मसल्स में, उनकी नर्व्स में, खून की नालियों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो पूरा सिग्नल पहुँचा सके कि हाँ जी, हम मौजूद हैं। तो उनको बार-बार फिर उस वो जो आप कह रहे हैं टाँगें फ़ोल्ड करना, टाँगें फ़ोल्ड इसलिए की जाती हैं कि थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ हो, खून की बिल्कुल। रवानी बेहतर हो, नर्व्स चलना शुरू हो, उसके अंदर सप्लाई आनी शुरू हो, नर्व्स की कंडक्शन उसको कहते हैं वो बेहतर होनी शुरू हो तो वो फिर हमें महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हमारी टाँगें मौजूद हैं, लेकिन वजह उसकी भी वही है जो मैंने आपको पहले बताई हैं सारी। और सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, सबसे बड़ी जो वजह है वो शुगर है। लेकिन बहुत सारे यंग लोगों में भी ये चीज़ हो रही होती है, उन्हें तो डायबिटीज़ नहीं होती लेकिन वो बार-बार जब लेटते हैं मैंने अक्सर लोगों को ऐसे देखा है कि वो बार-बार अपनी टाँगों को ना स्ट्रेच कर रहे होते हैं, कि वो कहते हैं कि भई ऐसे लग रहा है टाँगें हैं ही नहीं साथ, फ़ील ही नहीं हो रही। तो वो बार-बार अपनी टाँगों की मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो उन्हें आपने तो कब डायबिटीज़ नहीं अब होती। कभी उन यंग लोगों से पूछा कि तुम्हारी एक्सरसाइज़ कितनी है? कभी आपने यंग लोगों से ये पूछा कि जनाब आपने नींद अपनी पूरी की है कि नहीं की? कभी हुँ। आपने यंग लोगों से पूछा भी तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कितना है? तुम्हारी एंग्ज़ायटी कितनी है? तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है? तुम कितनी देर बैठ के पढ़ते रहते हो और कितनी देर बैठ के कंप्यूटर पे या फ़ोन देखते रहते हो? जब तक आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, उसका केयर नहीं करेंगे तो बॉडी भी आपकी केयर नहीं करेगी। तो हमें हुँ। सिर्फ़ ये देखना है कि हम सब यंग लोग जो आप जैसे यंग लोग हैं, वो अपना ये सोचें कि हमने आज दिन में एक्सरसाइज की कि नहीं की, हमने कितनी देर वॉक की, हमने अपना कितनी देर नींद पूरी की, हमने कितना हुँ। स्क्रीन टाइम किया, कितना कंप्यूटर पे टाइम गुजारा। जब तक हम इन चीज़ों को वर्क और ये बैलेंस नहीं रखेंगे, उस वक़्त ये सारी चीज़ें होती रहेंगी जो आप बता रही हैं। बिल्कुल ठीक है और ये हाथ-पाँव जो सो जाते हैं, सुइयाँ चुभना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो एंग्ज़ायटी है, वही है लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज है, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप है। अब मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं मैं सबसे 2 सवाल पूछता हूँ। क्या 2 सवाल होते हैं? नंबर 1 आपकी कोई एक्सरसाइज है कि नहीं है? नंबर 1, नंबर 2 आपके खाने और सोने का टाइम प्रॉपर है कि नहीं है? हुँ। 100 में से 90 लोगों का जवाब नो, नो में होता है। नो। तो आप खुद सोचें हो सकता है मैं भी और हो सकता है आप भी इसी नो वालों में शामिल हों। बिल्कुल तो जब ऐसा है। तक आप ये चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तो फिर सारा कुछ ठीक कैसे होगा? तो हुँ। ये ज़रूरी है कि अपनी डाइट को प्रॉपर रखें, अपनी एक्सरसाइज को प्रॉपर रखें और अपनी नींद को प्रॉपर रखें। नींद से तो बेहतरीन चीज़ ही कोई नहीं। इवन वो लोग जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, जब तक उनकी नींद प्रॉपर नहीं है, उस वक़्त तक वो वेट भी लूज़ नहीं होगा। वो लोग जो अपने हुँ। मसल्स बनाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जैसे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम करते हैं, अगर उनकी नींद प्रॉपर नहीं होगी, जो मसल्स की बिल्डिंग है, उसका बहुत सारा हिस्सा ड्यूरिंग स्लीप होता है। वियर हुँ। एंड टियर सारी जो ठीक हो रही होती है, वो नींद में पूरी होती है। आप ये सोचें किसी जगह पे भी आप चले जाएँ, रात को 2 बजे भी आप किसी को फ़ोन कर लें, तो वो जाग रहा होता है या आप फ़ोन पे देखिए वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता है, बिल्कुल तो इसका ऐसे है। मतलब है कि नींद किसी की भी पूरी नहीं है। सर आपने ज़िक्र किया था कि गर्दन में पेन होती है, ठीक है? तो अगर गर्दन में पेन हो, ये बैक नेक पे अगर आपके बहुत ज़्यादा पेन है, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? अच्छा जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे सियाटिका होती है तो वो टाँगों में दर्द होती है। इसी तरह जब गर्दन का कोई डिस्क स्लिप कर जाए, तो वो दर्द निशानी क्या होगी, वो किसी एक बाजू में जाएगी, चाहे वो राइट में जाए या लेफ्ट में जाए। फिर वो बाजू सुन्न होना शुरू हो जाएगा। फिर उस बाजू के अंदर ताकत कम होनी शुरू हो जाएगी, यानी आप उसे कप नहीं उठा सकते। हुँ। खातून जो होगी वो जो कपड़े निचोड़ नहीं सकेगी, कोई निचोड़ने वाला काम, आटा गूँथने वाला काम, डोई फेरने वाला काम ये नहीं हो सकेगा। तो ऐसा-ऐसा ताकत कम होनी शुरू हो जाती है। वजह वही है, जो डिस्क है वो स्लिप होके नस को गर्दन की को दबा देती है, जिससे ये सारी चीज़ें उसमें पावर सप्लाई कम जाएगी तो वो दर्दें शुरू हो जाएँगी। अच्छा हुँ। उसके लिए भी आम तौर पे एडवाइस ये किया जाता था कि आप सर्जरी करें, लेकिन हम उसको भी विदाउट सर्जरी ट्रीट कर सकते हैं। हमारे पास हुँ। पेशेंट्स आते हैं हुँ। जिनका मुख्तलिफ तरीकों से बगैर सर्जरी के
10 से 15 मिनट के प्रोसीजर में ट्रीट करते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और दे आर वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह। सो वो तमाम दर्दें वो जो स्पाइन से रिलेटेड हैं, जो डिस्क के स्लिप होने से रिलेटेड हैं, वो काबिल इलाज हैं और वो कोई ख़तरनाक भी नहीं है, वो हम ठीक कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉपर उसका डायग्नोस होना ज़रूरी है कि कॉज ऑफ पेन क्या है और सोर्स ऑफ कहाँ से दर्द आ रही है और दर्द क्यों हो रही है। सर आपसे मेरा एक सवाल है कि जैसे सबका बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बहुत लीनियंट हो जाते हैं, अपने हेल्थ के मामले में भी बहुत लीनियंसी दिखाते हैं। हम कहते हैं दर्द ही है ना, थोड़े टाइम के बाद चला जाएगा। तो अगर किसी को नेक में पेन हो या शोल्डर्स में पेन हो या बाजू में पेन हो, तो हम बैठे बैठे कोई मूवमेंट्स ऐसी नहीं कर सकते, कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं कर सकते कि जिससे हमें थोड़े टाइम में स्ट्रेस रिलीफ हो, पेन रिलीफ हो जाए हमारी। देखिए, ये पेन किसी भी किस्म की हो, ये ठीक हो सकती हैं, चाहे हम सब की हों, वो लोग जो हमें सुन रहे हैं, वो लोग जो हमें देख रहे हैं, उनकी दर्दें हों। 2 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ है पोस्चर, हम्म। कि आपने बैठना कैसे। सपोज़ जिनका ज़्यादा देर बैठने वाला काम है, उनको सिर्फ़ एक काम चाहिए कि अपनी जो उनकी बैक है, उसको सीधा करके बैठें। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर सीधी होगी तो उसका एंगल ठीक नहीं होगा, एंगल जो ठीक रहेगा तो जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है, जो गर्दन पे पड़ता है, जो स्पाइन पे पड़ता है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। दर्दें या कम हो जाएँगी या नहीं होंगी। हम्म। सो सिट विद योर बैक स्ट्रेट, कमर सीधी करके बैठें। हम्म। इस तरह वो लोग जो खड़े रहते हैं, वो लोग जो कुब निकाल के खड़े होते हैं या आगे होके झुक के खड़े होते हैं या पीछे खड़े होते हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो सीधा खड़े हों। सीधा खड़े होने का तरीका क्या है? आप एक दफ़ा दीवार के साथ खड़े होके देखें। आपके दोनों कंधे और आपकी हिप्स और आपकी जो पाँव का पीछे वाला हिस्सा है, अगर एक लाइन में है, तो इसका मतलब है कि आप सीधे खड़े हैं। अगर आपके कंधे आगे को झुके हुए हैं, बहुत पीछे हैं, तो अगर वो एक लाइन में है, तो वो आपका कुदरती एंगल ठीक हो जाएगा, आपको वो दर्दें भी कम होंगी। नंबर 3, हर घंटे बाद वो लोग जिनका बैठने वाला काम है, वो उठें, उठ के एक चक्कर लगाएं, लगा के आके दोबारा बैठ जाएं, उनकी दर्दें भी कम हो जाएंगी। और उठ के जाके सबसे बेहतरीन काम है वो नमाज पढ़ लें। 3 नमाज़ें आती हैं आमतौर पे ऑफिस आवर्स में, अगर वही जाके पढ़ ली जाएं तो बहुत सारी दर्दें ख़त्म हो सकती हैं। फिर चौथी चीज़ रहेगी स्ट्रेचिंग। अगर बैठ के अपने मसल्स को, अगर आप सपोज़ टांगे हैं, तो अगर आप उनको फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, आप घुटने को सीधा करें 3-4 दफ़ा ये करें और अपने पाँव को स्क्वीज़ कर लें, तो उससे ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाती है। इसी तरह घुटने, ये कंधे, इन कंधों का सर्कुलर मूवमेंट में 2-3 दफ़ा ले जाएं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा बाहर अंदर कर लें, तो ताकि इनकी ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाए, ये भी दर्दें बेहतर हो जाएंगी। आपकी गर्दन है, इसको भी अगर आप दाएं बाएं स्ट्रेच कर लें, आगे पीछे थोड़ी छोटी एक्सरसाइज कर लें, ये भी दर्दें बेहतर हो जाएगी। मकसद सिर्फ ये है कि आपकी ब्लड सप्लाई बहाल रहेगी, तो दर्दें ठीक रहेंगी। आपको ज़्यादा, अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है लेकिन कुछ तो करें, तो इन चीज़ों से बहुत बेहतर हो सकते हैं, यानी पोस्चर से और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी से, और ख़ास तौर पे अपनी पानी की मिकदार पूरी रखें। इस पॉडकास्ट के जरिए हमने आपको आपकी काफी दर्दों का इलाज बताया। किसी भी दर्द के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में बताएं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद मोतबर डॉक्टर्स के साथ आपके लिए हेल्थ पर कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें।